हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस एंड बहुत ज़्यादा मायनाज फेमस लोग आए हुए हैं इस पॉडकास्ट पर बट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड अ गेस्ट जिसको ग्रोइंग अप आई एडमायर्ड इट्स लाइक कोई मेरे सामने कोई रॉक स्टार हीरो है एंड you're even looking like that needs no introduction literally Mr. Faraz Anwar is here with us. How are you, sir? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक सर. इट्स नाइस टू नो दैट इवन आफ्टर ऑल दीज इयर्स आप मेटालिका की शर्ट पहने हुए हैं. यू स्टिल लुक लाइक $1 million. इट्स लाइक जो आपके जहन में यार नहीं होता मैं कि रॉक हमेशा से स्टार है. मैं अभी भी सारा पुराना म्यूजिक ही सुनता हूँ और नए म्यूजिक में इतने मेरे ख्याल में पता नहीं, मुझे इतना सही नहीं लगता क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपने अपने बचपन में सुना होता है वही सारी जिंदगी आपको याद रहता है। तो डू यू फील लाइक कि निकल गया टाइम रॉक म्यूजिक का? वो जब तक नहीं निकलेगा जब तक हम मरेंगे नहीं। जब अल्लाह तक हम जिंदा हैं, जब तक हमने वो टॉर्च कैरी की हुई है। या बट लाइक in terms of आप आजकल का कोई म्यूजिक सुन रहे हैं like hip hop these days is a big thing in the kids while as I was growing up तो I grew up in the 90s. हमारे लिए मैं like rock मैं scene म्यूजिक मैं म्यूजिक जो है, जब तक म्यूजिक मेलोडिक नहीं होगा, कोई मेलोडी नहीं होगी, मेरे हिसाब से वो जब तक वो म्यूजिक ही नहीं होता। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रॉक म्यूजिक जो है वो बल्कि कि यहाँ पे कोई भी म्यूजिक रहा ही नहीं है ना उस तरह की। म्यूजिक इंडस्ट्री तो कभी थी ही नहीं। हर चीज आई है फैशन में और चले गई है। वो इसलिए चले गई है क्योंकि यहाँ पे कभी किसी ने प्रोफेशन इसको माना नहीं। तो बाहर मैं 2018 में अमेरिका में था, तो जितने रॉक स्टार्स पुराने हैं, मतलब मैंने इंग्वे मार्मस्टीन को वहां पे देखा जब मैं 6th क्लास में था। मैंने उसको वीडियो पे मैंने देखा था और nice. जब मैंने उसको कॉन्सर्ट अटेंड किया तो वो अब तक वो शोज कर रहे हैं, पूरा पूरा साल वो टूरिंग कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल में उस काम की वहाँ पे रिस्पेक्ट है और लोग जो है उस तरह रिस्पेक्ट करते हैं और उस काम को समझते हैं। वहाँ पे अवेयरनेस ज्यादा है बनिस्बत यहाँ के। तो ये म्यूजिक कभी, कोई भी म्यूजिक जो अच्छा म्यूजिक होगा वो कभी मरता नहीं है। यानी कि अगर आप पिंक फ्लॉयड को सुने, Yeah. पिंक फ्लॉयड का म्यूजिक कभी खत्म नहीं हुआ। हिप हॉप आ जाए, रैप म्यूजिक आ जाए, हैवी मेटल आ जाए, क्योंकि वो रेस में नहीं भाग रहे। Yeah. रेस में जो लोग भागते हैं ना, बस वही है, वो थोड़े दिन के लिए आते हैं, वो फिर दोबारा वापस चले जाते हैं। Like when I was growing up there was a real rock concert scene कि जी हर हफ्ते किसी ना किसी का कॉन्सर्ट हो रहा है. नूरी हम्म, ने तो एक दफा आई थिंक कोई 130 दिन रोज कॉन्सर्ट किया था. That was the popularity of concerts. I think there was even एक, अगर आपको याद है आपने साइबर जुनून पे किया था जिसमें almost every band was there and हम्म। we just don't see that anymore. I think last हम मिले थे आई एम कराची यार म्यूजिक आप पे. देखिए, सीधी सी बात है, हर कोई ब्रांड्स पकड़ नहीं सकता। अब नूरी ने ब्रांड पकड़ लिया था तो इस वजह से उनके इतने शोज हो गए। बट वैसे भी हमने जो आप कॉन्सर्ट साइबर हो रहे थे. साइबर नेट के शो की जो आप बात कर रहे हैं, हम्म. उस शो में तो कोई पैसे ही नहीं हमें मिले थे। तो What? इस तरह जी, इस तरह कोई आर्टिस्ट जो है वो किस तरह सरवाइव करेगा? आप सीधा मतलब वो चैनल्स जो हैं उस वक्त हमारा इतना एडवांटेज लेते थे कि मतलब आप लाइव बजा दें आके, आपको प्रमोशन। हम भी बेचारे, हम नए थे, हमने कहा यार चलो करते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। कोई भी इंडस्ट्री सर किस तरह सरवाइव करेगी जब आप उसको पैसे ही नहीं देंगे और आप समझेंगे कि ये किसी अमीर बाप की औलाद है तो इसके पास पैसे, ये पैदा ही पैसों के साथ हुआ है। तो आप लोग सबने क्यों परफॉर्म किया साइबरनेट के कॉन्सर्ट पर? हमने नया बैंड शुरू किया था, हमें वैसी, और म्यूजिक हमारा कमर्शियल था नहीं, हमें तो ब्रेक चाहिए था उस वक्त। हम्म. कि हम इसलिए कर रहे थे कि हमारा बैंड प्रमोट हो जाए और इस तरह सारी चीजें हो जाए, तो इसके लिए। और उसमें भी बहुत हेजिटेशन होती थी, बाज वक्त मैं मना कर देता था, उसके बाद मैं बोलता था यार सब कर रहे हैं यार, चलो फिर कर लेते हैं। कि एटलीस्ट ये है कि हम उनके साथ साथ रहेंगे। अगर वो हम नहीं करते तो आप भी नहीं हमें अभी तक जानते। नहीं नहीं, मैं तो जरूर जानता कुछ, मैं काफी ग्रुपी था. मैंने नहीं, लेकिन साइबर आपने वाले. आपने उस शो का जिक्र किया तो उसका मतलब है आप थे ना, पूरा कराची हाँ था उस वक्त। हाँ, मैं उस टाइम थोड़ा ना स्नीक इन करके थोड़ा टाप के थोड़ा बैक स्टेज भी आ गया था एंड आई कुड सॉर्ट ऑफ हियर यू आर्ग्यूइंग बिकॉज आई थिंक आप उनको उन्होंने 3 गाने दिए होंगे एंड दूसरे गाने हाँ, पे उन्होंने बोला कि आप ऑफ आ जाएं. एंड देन आपने कोई आई थिंक 7-10 मिनट का पंची का सिर्फ सोलो बजाया था कुछ. लाइक अच्छा ठीक है, अब सिर्फ एक गाना करना है ना, तो ये लो मैं 15 मिनट का गाना करूंगा. हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वो आर्ग्यूमेंट मुझे याद नहीं है क्योंकि वो हर कॉन्सर्ट में तकरीबन एक रॉयल रिटेल में भी इस तरह हुआ था। तो ये तो चलता रहता है कि स्टेज के बीच में कोई भी आ गया, कोई सिक्योरिटी तो वैसे कोई होती नहीं है, कोई भी बीच में आके इंटरप्ट कर सकता है आपकी परफॉर्मेंस, और कोई ये भी बोल सकता है कि भाई आप जल्दी उतर जाए नीचे। तो मतलब ये आर्टिस्ट की वैल्यू, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी यहाँ कितनी जहालत है इस मामले में कि आप किसी की परफॉर्मेंस के ऊपर चढ़ जाएं। अब मैंने हजारों शोज देखे हैं, मैंने बाहर काफी देखे भी हैं शोज लाइव।
तो कभी भी ऐसा कहीं नहीं होता। एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट होती है, एक सिक्योरिटी होती है उसके साथ, वो उसको स्टेज तक लेके जाती है और सारी चीजें पहले से प्लान हुई हुई होती हैं कि ये होगा, इतने टाइम पे शुरू होगा, इतने टाइम पे खत्म होगा। यहाँ पे टाइमिंग का भी कोई ख्याल नहीं होता। तो आपको नहीं कभी फील होता कि आई मीन लाइक एज अ फैन फॉर मी हम्म इट्स सैक्रिलेजियस कि फराज अनवर बजा रहे हैं, लाइक फराज अनवर इज इन फ्रंट ऑफ यू प्लेइंग, हम्म आप हो कौन, आपको कोई जानता नहीं, आपको किसी ने बैच दे दिया, आप सिक्योरिटी, आप फराज अनवर को बोल रहे हो स्टेज से उतरने का, लाइक आपको नहीं कभी खुद फील होता कि यार ये कौन है जो मुझे बोल रहा है? यार ये बात है ना, मुझे बचपन से ही पता थी। ये जिस किस्म की आवाम है, ये मुझे इसका अंदाजा बचपन से था, क्योंकि मैं हमेशा से अपनी एज से जरा आगे ही रहा हूँ म्यूजिकली। एज अ लिसनर भी जब मैं था और म्यूजिशियन नहीं था उस वक्त, तो उस वक्त भी मुझे पता था कि ये जो मैं लैंग्वेज सुन रहा हूँ या जो मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, ये दूसरे ऐसा नहीं ना सुनते हैं ना फील करते हैं ऐसा। तो वो जब मैं बड़ा हुआ, एक होप थी कि शायद बड़े होने के बाद वो चीज़ चेंज हो जाए और लोग शायद फील करना शुरू कर दें, लेकिन वो फील उन्होंने खैर वो नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है, वो मेरी तरह तो नहीं सोचते थे या उस तरह करते थे, लेकिन जब बच्चा ये होता है ना, तो वो सोचता है कि यार शायद 1% चांस हो कि शायद ये इस तरह फील कर लें। हम लोगों के यहाँ जो है ना, मामला ये है कि हम बहुत ही मतलब हम सेंसिटिव, पता नहीं ये कौम नहीं है अगर वैसे देखा जाए तो तो वो आप नहीं समझते। गए क्यों नहीं, आप क्यों, वाई क्या है, व्हाट्स बा- कीपिंग यू? बाहर क्यों नहीं गए? हाँ, I mean, you can बाहर literally play anywhere. Honest, like देखें, if you. मैं आपको एक बात बताऊं, बाहर जाने के लिए जब मैंने म्यूजिक शुरू किया, थोड़ी सी स्टोरी है, मैं हर किसी को ये बात नहीं बताता था क्योंकि चैनल्स में लोग जो हैं वो सुनना नहीं चाहते और आप भी बात वक्त वो नहीं बताना चाह रहे होते थे। लेकिन बात ये है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई एलीट फैमिली से मेरा ताल्लुक नहीं है, और टैलेंट के साथ साथ जो है ऐसा बहुत कम होता है कि आप बहुत सारे पैसों के साथ नवाजे जाएं। Hmm. तो बाहर जाने के लिए आपको पता है कि 1996 में मुझे बर्कली से स्कॉलरशिप मिली थी, $2000 पर सेमेस्टर उन्होंने मुझे दिए थे। I think they even लेकिन gave उसके you बाद an outstanding achievement award. जी जी जी, तो उसके बाद फिर मुझे उसमें पैसे भी इसमें मिला के अपना टिकट लेना था, वहाँ पे अकोमोडेशन का करना था, सारी चीजें करनी थी। तो ये हर किसी की फैमिली तो नहीं अफोर्ड कर सकती, Hmm. ना Hmm. आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, ना ये गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। गवर्नमेंट का तो बेचारी को कुछ पता ही नहीं है इतने साल से, उनको ये नहीं पता कि इस मुल्क में आर्टिस्ट भी रहते हैं। इतनी करोड़ों की आबादी में बेचारे वो रहते हैं, ना उनका कोई ख्याल करता है, ना कोई कुछ करता है, ना उनको एक नाम दिया जाता है। एक स्वीपर का नाम है, एक आर्टिस्ट का नाम नहीं है। आप आईडी कार्ड बनवाने जाओ, अभी मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना था, उसके लिए वो कह रहा है कि आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। लेकिन मैं डायरेक्टली उसको ये नहीं बोल सकता कि ये मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं सिंगर हूँ, मेरा अकाउंट खोलो, क्योंकि हम उनके हिसाब से हम हराम काम करते हैं। और पाकिस्तान आज 2020 में भी इसको हराम ही समझता है। अपने प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं तो फिर सबको बुला लेते हैं। I mean, हम अनफॉर्चुनेटली मतलब एक ऐसा मुल्क है जहाँ जब एंटरटेनमेंट चाहिए होती है किसी को, तो वो हमको बुलाते हैं। भाई अगर हराम है म्यूजिक, तो मैं कहता हूँ कि आप जो है कमर्शियल्स के अंदर से म्यूजिक निकाल दो, आप ड्रामों के अंदर से म्यूजिक निकाल दो, इस मुल्क को जो है ना म्यूजिक फ्री कर दो, मतलब म्यूजिक निकाल दो आप यहाँ से। सर और अब तो फिर देखोगे मिलादों क्या में होता है, बीट आपकी जिंदगी बॉक्सिंग पे हो क्या रही असर होती है। पड़ता है। अब तो मिलादों में बीट बॉक्सिंग हो रही होती है, ऑडियोनिक स्पीकर्स नहीं, बना रहा ये होता है मामला तो सामने। है, मिलादों में भी वो वही कर रहे होते हैं, हाँ। जो गा रहे होते हैं वो भी इंडियन गाने ही होते हैं, उसकी नाते बनाई हुई होती हैं। I लेकिन mean, अब वो अवाम को उल्लू बनाने वाली बात है कि देखो भाई ये नात है, ये म्यूजिक नहीं है, yeah. और वो होता है Unfortunately, इंडियन गाना है। हमारे मुल्क में तो सर ये सैडनेस का लाइक लिमिट है कि अमानुल्लाह साहब को दफनाने के लिए कब्र पे लड़ाई करती थी। मेहदी हसन साहब जब मर रहे थे, उनके पास हॉस्पिटल बिल्स के लिए मसले थे। So many artists have died not being able to pay their hospital bills. It's मैं so आपको आज unfortunate. एक बात बताऊं, जी आपको मैं आज एक बात बताऊं, आर्टिस्ट हमारे यहाँ सेशन प्लेयर्स पूरी जिंदगी जो है ना अपने दिल के अंदर बात रख के बैठते हैं, और वो डरते रहते हैं पूरी जिंदगी कि वो बताते नहीं है कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। अभी भी मैं बहुत सारे अगर अपने फेलो म्यूजिशियन से कहता हूँ कि इस पे बात करो, तो वो कमरे में तो बात करेंगे, वो कभी कैमरे के सामने बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आगे जो है उनका उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, उनको पैसे नहीं मिलेंगे, सारी चीजें। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन है। एक आर्टिस्ट जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मतलब वो अपने आप के बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि उसको और लोग जो अलग लॉबी है वो उसको दबाती है। क्या बातें हैं जो वो कमरे में कहते हैं और सामने कहने से डरते हैं, लाइक जस्ट द भाई सैड आर्टिस्ट जो रियलिटी? है हमेशा से जो सिंगर्स हैं,
एक बात तो ये हो गई कि गवर्नमेंट ने कभी ख्याल नहीं किया, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। जिस जमाने में कभी नादरा नहीं था तो उस जमाने में कहीं मेरे पासपोर्ट में म्यूजिक कंपोजर लिखा हुआ था, जब से नादरा आया तो उस वक्त तो वो सब गायब हो गया, कुछ भी नहीं है अब। और उसके नीचे एक और पॉलिटिक्स ये है कि जो सिंगर्स हैं वो म्यूजिशियंस को कैसे ट्रीट करते हैं। यानी कि अगर आप ट्रैवल करेंगे उनके साथ प्लेन के अंदर, तो वो खुद बिजनेस क्लास में जाएंगे, म्यूजिशियन को इकोनॉमी क्लास में रखेंगे। होटल्स में जो है वो जब जाएंगे तो वो खुद जो है वो 6 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहेंगे और म्यूजिशियन को एक घटिया 2 स्टार या 3 स्टार होटल में रुकवाएंगे। खाना उनके लिए अलग आएगा और म्यूजिशियंस के लिए अलग आएगा। इतने बड़े बड़े अभी टीवी शोज हुए हैं, बेचारे म्यूजिशियन को 15-15 हज़ार रुपए दिए पूरे सीजन के। वो बच्चे पूरे आके मुझे सीजन बताते के, हैं। जी, पूरे वो बच्चे सीजन। आके मुझे जी बच्चे आके मुझे बताते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई तुम डरते क्यों हो, जाके अखबार में बोलो, सारे लोगों को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और ये ब्रांड्स तुम्हारे साथ कर क्या रहे हैं। इतने इतने पैसे वो लोग कमा रहे होते हैं टीवी शो से, इतने कमर्शियल उसमें चल रहे होते हैं और वो नहीं देते। और यही हाल जो है, इन्होंने म्यूजिक चैनल वालों ने भी यही हाल किया हमारा। जब इंडस्ट्री में बूम आया, उन्होंने बहुत कमाया सारे पॉप आर्टिस्ट से, सारे ब्रांड्स आते थे, हर शो पे ब्रांड लगे होते थे, म्यूजिशियंस को कुछ पे नहीं करते थे। वो उस चीज का फायदा उठाते हैं कि जब गवर्नमेंट ही नहीं ले रही है, जब इनका कोई राइट ही नहीं है, तो हम भी इनको फिर मिस यूज करेंगे। आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये हाल है, जो एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन आर्टिस्ट जो हैं उसमें भी तो एक जाती नहीं है ना। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कॉमेडी कम्युनिटी की बात करूं, आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन, अगर मैं सबको साथ बिठा के बोलूं कि यार हम सब अगर अग्री कर लें कि हम मुफ्त में नहीं काम करेंगे, तो लोग हमें एक्सपोजर के लिए काम करना छोड़ देंगे। सो इवन इन टर्म्स ऑफ म्यूजिशियंस, आपने कभी बाकियों से बात की है कि यार अगर हम लोग सारे ही बैठ जाएं, एक अपना चार्टर बना ये लें? बहुत दफा हुआ है, ये बहुत दफा हुआ है। अभी भी वो पता नहीं कोई बना रहे थे, मैं तो उसमें कुछ बोलता ही नहीं हूँ। एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, उस पर मैं मैसेज पढ़ता रहता हूँ और देखता हूँ और हंसता रहता हूँ। क्योंकि बात ये है कि हर चीज की जो फाउंडेशन होती है ना, जब तक वो पक्की नहीं बनेगी, जब तक आगे वो ग्रो नहीं कर सकती। पहला जो स्टेप है मेरे हिसाब से ये कि गवर्नमेंट से आप अप्रूव कराएं कि ये एक प्रोफेशन है। रेकग्नाइज है। हाँ, एनओसी वाली जो लिस्ट होती है उसके अंदर वो हो। अगर वो नहीं है तो फिर उसके ऊपर कैसे वो कोलैप्स हो जाएगी बिल्डिंग। और वो हुआ ही यही, जब वो चैनल्स गए वो कोलैप्स हो गई। कोई भी म्यूजिक सीन चलाने के लिए, मैं अमेरिका में देखता हूँ, अमेरिका में तो एमटीवी बंद नहीं हुआ, अमेरिका में तो VH1 बंद नहीं हुआ। जब सोशल मीडिया आया तो वो अपनी जगह चल रहा है, चैनल्स अपनी जगह चल रहे हैं। भाई ये क्या बात हुई कि सोशल मीडिया आ गया तो वो बंद कर दिया? वो इसलिए बंद कर दिया ना क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रखी ना, उसको माना नहीं गया कि ये काम है। आई आई थिंक इट्स ऑल्सो कि वो एक पॉपुलैरिटी भी कम हो गई थी। लाइक ठीक अच्छा, है, चैनल तो बंद हो गया था। फिर एक और बात ये है कि हमारे जो सिंगर्स हैं जो लाखों और करोड़ों रुपए बना रहे हैं, वो उनका फर्ज बनता है कि वो हाँ। कोई म्यूजिशियंस के लिए कोई रिलीफ, एक कोई एनजीओ बनाए या कुछ इस तरह का बनाए। अभी मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट हर किसी के रिलीफ फंड दे रही है, टीवी चैनल्स वालों को, फलाने को। म्यूजिशियन बेचारा कहाँ जाएगा? और जब म्यूजिशियन कुछ बोलता है, यार अभी जरा तुम सबर करो, अभी कुछ और जरा मेजर मसले चल रहे हैं, अभी आप रहने दो। तो ये किस किस्म की थिंकिंग है? पाकिस्तान को बने हुए इतना टाइम हो गया है, मतलब ये चीज तो अंदाजा होना चाहिए कि आर्टिस्ट किसी भी सोसाइटी के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। या एंड लाइव म्यूजिक तो अब आई डोंट थिंक एनी टाइम सून कुछ हो। आप देखें ना, मेहदी हसन बेचारे, उनका क्या हाल हुआ। अब आप जो है, आप एक टीचर को जो है कॉलोनी बना के दे देते हैं, उसको एक फ्री प्लॉट दे देते हैं। आप टीवी में जो काम करता है उसको आप फ्री प्लॉट दे देते हैं। बेचारा आर्टिस्ट क्या करेगा? वो उसी टीवी चैनल में काम करता है पूरी जिंदगी, और आप उसको क्या दे रहे हैं? आई थिंक इट्स जस्ट, जब कोई ट्रेजेडी होती है तो फिर सबको याद आता है। मैंने आई एक रिमेम्बर। शो देखा, व्हाइट हाउस में हो रहा था जब बराक ओबामा वहां पे प्रेसिडेंट था। तो वो ब्लूज के ऊपर शो था, वहां पे अक्सर शोज होते हैं इसमें व्हाइट हाउस के अंदर। तो उसमें मडी वाटर्स एक गिटार प्लेयर है, उसपे ओबामा ने कोई आधे घंटे की स्पीच दी है कि वो कितना इंपॉर्टेंट आदमी था। यहाँ पे तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। डेव शिपेल का भी अभी जब मार्क तो ट्वेन अवार्ड मिला था अब ओबामा अगर के आप उनसे अगेंस्ट। कहेंगे कि ये मामला है, तो वो बोलेंगे कि जी अभी तो बहुत बड़े मसले चल रहे हैं, अभी तो ये बात हो ही नहीं सकती। तो कब होगी वो बात? एक जमैका जैसा मुल्क जो है, बॉब मार्ली की तुमने शायद देखी होगी डॉक्यूमेंट्री, वो जी कितना जी। बड़ा कितना बड़ा आर्टिस्ट था। गरीब मुल्क है, लेकिन जी। ये कि वो लोग म्यूजिक समझते हैं, वो लैंग्वेज समझते हैं। वो आई मीन, हमारी तरह के नहीं है लोग।
it's just so sad कि मैं वही कह रहा था कि जब ट्रेजेडी होती है तो तब हमें कुछ याद आता है। मुझे बहुत वो भी शौक था ट्रेजेडी गिटारिस्ट होती तो बनने क्या का। हुआ, अभी आमिर जकी का इंतकाल हुआ मैं वही पिछले, बता रहा था। देखें हुआ ना, उसके 1 साल बाद उन्होंने बता दिया, एक दफा चला दिया कि जी ये आमिर जकी थे, इनका इंतकाल हो गया, ये ऐसे ऐसे गिटारिस्ट थे, फलाना थे, ढिमाना थे। भूल गए। अब कौन कौन उसको याद करता है? एंड हमें तो याद है ना, क्योंकि हमारे तो मतलब जाहिर सी बात है वो गिटार प्लेयर है, मुझसे तो खैर बहुत बड़ा था वो, लेकिन ये कि हमारी बातचीत हमेशा रही है, मेरी कोई दोस्ती भी इतनी नहीं थी उसके साथ, लेकिन ये जब भी बात होती थी बड़ी अच्छी बात होती थी। और उसके इंतकाल से कोई 3 हफ्ते पहले मेरी कोक स्टूडियो में उससे मुलाकात हुई थी, एंड ही और उसने उसके इज जो रियली आखिरी नॉट वर्ड्स थे, जी। उसके आखिरी जो वर्ड्स थे, और हमने अपने फैमिली मसले डिस्कस किए, ये सारी बातें हुई, और उसने आखिरी चीज जो मुझसे कही वो उसने ये कही कि फराज तुम अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि उसको पता है कि मैं उससे यंग हूँ और मैं भी वही मसले फेस करूंगा। तो ये यार किस किस्म की सोसाइटी है, मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। ये इट्स हर, ये है ना लीचेस है, ब्लड सकिंग लीचेस हैं ये, जो है ना ये आर्टिस्ट को हर हिसाब से दबा के रखना चाहते हैं, स्पेशली म्यूजिशियन को। सिंगर चाहता है वो टॉप पे रहे, मतलब यार आप, सिंगर के पास इतना पैसा है यार, ये काम करते हैं। शहजाद रॉय मेरे स्कूल में जूनियर था 1 साल, शहजाद रॉय। मतलब तुम दूसरे लोगों की बात कर रहे हो, तुम साले म्यूजिशियन की तो तुम बात करते नहीं हो यार। एक तुम लोग सिंगर्स हो, जवाद अहमद ये वो सिंगर्स हो, और तुम म्यूजिशियन का ख्याल नहीं रखते। कितने सारे लोग बेचारे म्यूजिशियन, उन्होंने तो ठेला तक लगा लिया है। आई थिंक जवाद अहमद तो बेचारे खुद मजदूर किसान पार्टी चला रहे हैं, वो तो आई थिंक जवाद अहमद इज किसान डूइंग। पार्टी तो चला रहे हैं, लेकिन जो काम वो करते थे म्यूजिक का, उनको म्यूजिक के बारे में नहीं सोचना था, या उनको ये, यार ये कैसी बात है I think the कि biggest म्यूजिक people, like for instance, if Atif Aslam is charging 1 crore for a concert, I think हाँ he's in a position कि वो एक अपने concert बोले साल में मैं like देखे, सिंगर्स करोड़ों रुपए बनाते हैं, एक कॉन्सर्ट के 60-60 70-70 लाख रुपए दे रहे हैं, म्यूजिशियन को क्या देते हैं, 25,000 रुपए। आप सोच सकते हैं जरा। it's insane. I mean like even अगर ये साल में कोई 2 concerts कर लेंगे जी, लाइव एड जिस तरह हुआ था कि म्यूजिशियंस के लिए, सेशन प्लेयर्स मैंने के जब म्यूजिक शुरू किया है ना, मैं आपको बताऊं, जब मैंने म्यूजिक शुरू किया है, क्योंकि मैं उस वक्त था कोई 16-17 इस तरह मेरी एज होगी, बिल्कुल बच्चा था मैं, मुझे कुछ पता नहीं था इस चीज के बारे में। जो मुझे पता था वो सिर्फ ये पता था कि यार मैं गिटार बजाता हूँ, मुझे इंग्मे मार्टिन जैसा बजाना है। तो आपने शुरू लेकिन किया चूंकि कैसे? Just literally picked up a guitar and saw videos. यार मैंने शुरू इस तरह किया कि मैं, अगर बचपन से तुम पूछते तो मैं बहुत छोटी एज का था, और मुझे बोलना नहीं आता था, तो मैं सारी मेलोडीज हम करता था। तो जो मेरी मदर थी उन्होंने देख लिया, क्योंकि वो खुद भी न्यूज़ कास्टर भी रह चुकी हैं बीबीसी उर्दू के लिए, फिर उन्होंने एक्टिंग भी की है शुरू में, जब टीवी नहीं था, रेडियो पाकिस्तान में। तो उनको लगा कि ये जो मेरा बेटा है ये म्यूजिक कर पाएगा, क्योंकि ये इतनी छोटी एज में जब मेलोडी गा रहा है तो ऑब्वियसली फिर ये करेगा। तो इस तरह करके मैं, लेकिन उनको ये, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे भाई जो है वो वेस्टर्न म्यूजिक सुनते थे सारे, तो वो मैंने घर में जब सुना पहली दफा, मेरे फादर लेकर आए एबा का एल्बम, तो वो पहला मेरा एक्सपोजर था वेस्टर्न म्यूजिक से। तो मैं वहां से गाना था आपने चिकिटी, सोचा कि बस यही तो गिटार सोलोज जो है ना एबा के इनसे एबा के सोलो, एबा में सोलो से ही नहीं। वही तो आज लाइक ये डांसिंग क्वीन से प्रोग्रेसिव रॉक तक का सफर कहाँ से हुआ? वो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एबा जो है वो डिस्को बैंड नहीं था। एबा की जो मेलोडीज थी वो वो सारी वेस्टर्न क्लासिकल मेलोडीज थी। उन्होंने जो हार्मनीज पीछे की हुई थी, उनको समझने के लिए वो भी बड़ी अकल चाहिए। वो आए तो इस चक्कर में थे कि डिस्को डांस चल रहा है तो वो डिस्को लोग डांस करते थे उस पर, लेकिन उनका काम तुम आज भी सुनो तो वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ हुआ है, बगैर किसी ऑटो ट्यूनर के उन लड़कियों ने, औरतों ने गाया हुआ है वो, और बिल्कुल परफेक्ट गाया हुआ है। तो मैं, एक गाना था चिकिटीटा, चिकिटीटा मैं बहुत सुनता था, मेरा फेवरेट गाना होता था, रोजाना सुबह जो है ना मैं वो गाना प्ले करता था। और उसमें जो लास्ट सेक्शन है जहाँ पे वो सिर्फ पियानो आता है, और पियानो से एकदम जो है ना वो चेंज हो जाता है गाना, तो वो मुझे, वो चेंज जो जो ट्रांजिशन थी ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि यार ये इस तरफ निकल रहा है गाना। तो शायद प्रोग्रेसिव रॉक की जो बेस पड़ी मेरी, वो शायद उस सेक्शन से पड़ी, कि बचपन में जो मैंने अंडरस्टैंड किया कि वो इस तरह जा रही है। फिर थोड़े और बड़े हुए, और बैंड सुने, पिंक फ्लॉयड सुना, अमेरिका सुना। मैं, मेरे ख्याल में जब मैं 2 या 3 क्लास में था, मेरे ख्याल में ये बैंड्स मैंने पिंक फ्लॉयड, अमेरिका, ये सारे सुने हुए थे। मतलब 2-3 क्लास में बच्चा कितना वो होता है। और जब मैं किसी से बात करता था ना उस वक्त, किसी बड़े आदमी से, तो कहता था भाई तुम कौन हो, तुम कौन बच्चे हो, तुम्हें किस तरह पता है ये सारे बैंड्स। लेकिन मेरी लिसनिंग जो है, रोजाना मैं सुबह भी म्यूजिक सुनता था, हर वक्त म्यूजिक ही सुनता रहता था। शाम में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेल के वापस आ गए, उसके बाद फिर वो थोड़ा बहुत म्यूजिक सुना, तो पूरा दिन हमारा जो है ना इसी तरह निकलता था। फिर 6 क्लास में एक दफा एक वीडियो मिला,
जिसमें सारे हेवी मेटल बैंड्स थे, तो उसमें इंग्वे माल्मस्टीन भी था, तो उसमें बहुत सारे गिटार प्लेयर्स थे, उसमें एडी वैन हेलन था, उसका वैन हेलन का गाना था, सिंड्रेला था उसके अंदर, क्वींसड्राइक था उसके अंदर, जूडस प्रीस्ट था, बहुत सारे बैंड्स थे, लेकिन उसमें से मुझे इंग्वे माल्मस्टीन, मैंने कहा यार मुझे बजाना है तो मुझे ऐसा बजाना है, मतलब कि बाकी गिटार प्लेयर्स भी अच्छे हैं लेकिन ये कुछ स्पेशल है, तो ये मुझे फॉलो करना है। उस जमाने में मुझे एक टीचर आता था मैथ्स पढ़ाने के लिए, तो वो एक दिन मैंने कहा कि यार मैं इसको जरा सुनाऊंगी क्या है, उसको मैंने वीडियो दिखाया इंग्वे माल्मस्टीन का, तो वो कहने लगा ये पागल पागल है, ये कौन है ये? अब जाहिर सी बात है वो अमिताभ बच्चन की फिल्में देखने वाला आदमी, और दूसरी तरफ जो है वो इंग्वे माल्मस्टीन, तो आपने अमर एक अकबर तरफ एंथनी पे गिटार सोलो चलवा हाँ दिया। या वो जतेंद्र का गाना, और एक तरफ ये। अब वो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं एक दो दिन तक बड़ा अपसेट रहा, मैंने कहा यार इसको पसंद क्यों नहीं आई, ये क्यों नहीं फील कर रहा इस तरह। तो वो मैंने देखा ही है कि वो चीज बचपन से लेके आज तक जो है ना, वो ऑडियंस के दरमियान जो एक डिस्टेंस है ना, वो है। यानी कि अगर आप कोई बात भी करते हैं ना तो वो भी बात नहीं समझते, अगर आप म्यूजिक करते हैं तो वो म्यूजिक भी नहीं समझते। मतलब पता नहीं यार क्या, या तो हम गलत पैदा हो गए या पता नहीं वो But गलत है या क्या। did you feel like, because even I grew up feeling like मैं बाकियों सबसे अलग हूँ, तो जिस तरह लिंकन पार्क में काफी सुनता था, मेरी टीनेज एंग्स्ट उसकी रिप्रेजेंट होती थी, आपका गाना मेरी तरह है हाँ कोई मेरी, एंड जो आप स्टोरी सुना रहे हैं ना, आई कैन सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू दैट सॉन्ग एज वेल, कि कोई है, मतलब मैं ही हूँ सिर्फ मेरी तरह, ये क्या है? हाँ, देखे ना वो एल्बम का नाम भी मैंने ऐसे ही रखा, माजी हाल मुस्तकबिल, यानी कि इंसान के माजी में भी हालात वही थे, हाल में भी वही चल रहे हैं, और फ्यूचर में भी। आज मैं बैठा हूँ, आज मैं मिकाल से भी बात कर रहा था फोन के ऊपर, मैंने कहा मिकाल मैं तुमसे कब मिला था, कितने साल हो गए, और हम जो आज जब बात कर रहे थे, आज हम दोबारा वही बात कर रहे हैं इतने सालों के बाद। तो उस वक्त भी हमें पता ही था, लेकिन उस वक्त एक होप थी कि शायद इतने सालों में चेंज हो जाए। बचपन से लेके वो होप थी कि शायद लोग चेंज हो जाएं, सारी जिंदगी रहा। उसके बाद जब म्यूजिक कर लिया, उसके बाद भी यही सोचा कि शायद होप है कि सही हो जाए, उसके बाद आगे चले गए। अच्छा, ये तो म्यूजिक का मामला है। वैसे जो लोग हैं, अगर आप अपने माँ बाप को देखें जो पार्टीशन के वक्त आए, और बेचारे उनकी सोच वो पूरी जिंदगी होप में ही रह गई, और होप में ही वो बेचारे इंतकाल कर गए कि ये कुछ सही तो हो जाए, कुछ सही नहीं होता। बट वो एक बूम का टाइम था थोड़ा सा, आई थिंक व्हेन रॉक कॉन्सर्ट्स वर हैपनिंग। आपने कहा कि जी चैनल्स तो नहीं करते थे सपोर्ट, बट चलें चैनल्स पे एक एक्सपोजर मिलता था, एज टेरिबल एज दैट चैनल वर्ड इज। सपोर्ट करते थे, इस तरह सपोर्ट करते थे कि इंटरव्यूज कर लिए जिसके पैसे कोई नहीं मिलते थे, शोज करवा लिए जिसके पैसे कोई नहीं मिलते बट थे। फिर भी लोग कॉन्सर्ट्स कर रहे थे, इवन अगर अच्छा, आप वो तो एक चैनल्स का भी रॉक स्टार थे, हाँ, बट एटलीस्ट पीपल वर गोइंग। देयर वर सो मेनी अंडरग्राउंड स्कूल के बैंड्स हैं कि 200 लोग उनके कॉन्सर्ट पे गए हुए हैं, हर वीकेंड 2-3 कॉन्सर्ट हर जगह हो रहे थे। देयर वाज दैट टाइम। वो वो चैनल्स असल में इसलिए नहीं चल पाए क्योंकि उनकी सिंसेरिटी नहीं थी म्यूजिक के साथ। उनका चक्कर ये था कि उन्होंने पैसे कमाने थे। बट सर लाइव म्यूजिक का वो क्या हुआ? आई मीन लाइव कॉन्सर्ट कराने के लिए तो लाइव कॉन्सर्ट में उस जरूरत नहीं है। जमाने में ये होता था कि ब्रांड्स काफी इंटरेस्टेड थे कि आप लाइव शोज करें, तो वो सारे टीवी चैनल वो पकड़ लेते थे, वहां से भी पैसे बन रहे हैं, टीवी पे कमर्शियल चल रहे हैं, वहां से भी पैसे बन रहे हैं। आर्टिस्ट को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। या बट अगर आप पीएससीसी बुक करा के, आई एम श्योर यू कुड इजीली सेल, लाइक मिजराब का कॉन्सर्ट हो रहा है। आई रिमेंबर मसाया तक के कॉन्सर्ट होते थे, व्हिच इज एन अंडरग्राउंड बैंड दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल न्यू ऑफ। इट वाज फिनोमिनल बैंड, पेप्सी यार बैटल देखो, वाले बैंड्स वाली बात है। पीसी में पीएससीसी में कॉन्सर्ट करने के बाद क्या बंदा सरवाइव कर जाएगा इस तरह, इतने छोटे वेन्यू के ऊपर 250 लोगों में? क्या वो अपनी लिविंग इस तरह कर सकता है महीने की? कब तक करेगा वो? जहाँ पे, जिस मुल्क में रिकॉर्ड लेबल्स नहीं है, जिसपे मैनेजमेंट कंपनीज नहीं है, जिन लोगों को म्यूजिक बिजनेस का शिट भी नहीं पता, वो क्या करना है उन्होंने? जैसे म्यूजिक चैनल्स का हाल था, मतलब अगर एक सोने वाले ने म्यूजिक चैनल खोल लिया तो यार उसको क्या पता म्यूजिक का। अवार्ड्स के अंदर, द म्यूजिक अवार्ड्स में इरफान चार्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं तो नीचे नाम कैसर का लिखा हुआ है नॉमिनी में, और वो लाइव जा रहा है, वो किसी को ख्याल ही नहीं है। IM अवार्ड्स में अवार्ड्स टूट रहे हैं, वो एल्फीज जोड़ रहे हैं, फिर कहीं से कोई सिंगर आ गया, उन्होंने कहा भाई मेरी तो तुमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई, वो गुस्सा हो रहे हैं तो उनके लिए कैटेगरी बना दी, उनको भी अवार्ड दे दिया। लक्स की जूरी में मैं 2 साल था, और वहां पे भी जो मैंने हाल देखा, मैंने कहा अल्लाह माफ करे, मैं इन अवार्ड सेरेमनीज में कभी जाऊंगा ही नहीं।
अली जफर का फोन आता था कि मुझे अवार्ड नहीं मिलेगा तो मैं नहीं आऊंगा। मतलब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मुझे पता है मुझे वो भी कौन है। थोड़ी खबरें तो मुझे भी है ना। हाँ तो लेकिन मैं ये बोल नहीं सकता कि बोल दूंगा तो वो फिर तुम्हें पता है कि क्या हाँ हाँ होगा। हाँ बिल्कुल। इट्स जस्ट इट्स अनफॉर्चुनेट। एंड जो आपने कहा कि ठीक है, आई थिंक फाइनेंशियली मुश्किल होता है बाहर जाना है ये वो, बट सो यू हैव आल्सो गॉन एंड परफॉर्म्ड। आई थिंक आप 2018 में टूर कर रहे थे, या वैसे ही भाई मुझे कम्युनिकेशन बर्कली के लिए जाना था यूएस ना, में गए थे। 96 में मुझे बर्कली 96 जाना में था। ना? हाँ 1996 से 2012 में मैं गया हूँ नूरी के साथ। कितना लंबा टाइम लगा मुझे। उसके दरमियान में ये हुआ कि जिन जिन लोगों को पता लगा कि यार इसका बर्कली का सीन बन रहा है तो उसको कटाओ, इसको लेके ही नहीं जाओ। ये भी मेरे साथ हुआ है। नजम शिराज, मैं नाम लेके बोलूंगा, इतना कोई मतलब मैं नेगेटिव लोग बहुत देखे। उसने मुझे, उसके साथ हम लोग बजाते थे गंभी में, खालिद, बड़ी अच्छी साउंड आती थी। बहुत टाइम हमने लाइव किया, ये चीजें की। एक दिन उसका फोन आया, कहता कि यार वो कॉन्सर्ट आया यार यूएस का, क्या करना है। 1 घंटा 2 घंटे से मुझसे बात की। तो मैंने कई बातों में जिक्र कर दिया कि यार वो मैं अमेरिका जाऊंगा तो मैं बर्कली का भी अपना काम कर लूंगा। उसने मुझे ड्रॉप कर दिया उस कॉन्सर्ट से दूसरे दिन, और उसने आमिर सकी को रख लिया उस कॉन्सर्ट में। ये इनसिक्योरिटीज हैं, और इस तरह की पता नहीं 10,000 हैं। मैं अब 44 का हो जाऊंगा और मेरे पास ऐसी स्टोरीज हैं कि मैं सोचता हूँ बाद में मेरा दिमाग घूम जाता है कि यार ये किस किस्म के लोग हैं इर्द गिर्द आपके। मैंने कोई नजम सिराज की आज तक अच्छी स्टोरी नहीं सुनी। जो उसकी स्टोरी सुनाता है बुरी सुनाता है, एंड यू नो लाइक टीवी पे आके। सुनाता तो है लेकिन बोलता नहीं है। बट वही है ना कि आप टीवी पे आके alrahmanalrahim.com चला रहे हैं, और अगर आप उनके साथ परफॉर्म करते हैं तो आपको भी पता है कि जी किन के साथ उनके डुएट सॉन्ग हुए हैं, क्यों हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, वो क्या करते हैं पीछे। सो आई मीन सामने कुछ और दिखाना दुनिया को, एंड आप लोगों के साथ गलत करते हैं। अभी भी मेरा एक सिंगर से वो हो गया था, तो मैंने कहा भाई खुदा के वास्ते पैसे तो दे दो मेरे 25 साल पुराने, जो तुमने प्रॉमिस किए थे और दिए नहीं। और उसको मैंने किसी अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मैंने उसको डाल दिया सबके सामने। तो कह रहा है मैं प्राइवेटली मैसेज, मैंने कहा नहीं प्राइवेटली नहीं, यही बात करो। अभी मेरे एक दोस्त है, उनका गिटार चुरा लिया एक बहुत ही फेमस सिंगर ने, एंड ही वाज लाइक यार मतलब मैं गरीब आदमी हूँ, तुमने मेरा गिटार चुरा लिया, लाइक हाँ, क्या और हो हमें वो गया? समझते हैं कि जी हम कोई पता नहीं कौन सी कोई अमीर बाप की औलाद है कि मतलब हमें पैसों की जरूरत नहीं है, ये क्या है। मतलब बहुत अजीब सी बात है यार। तो अभी जो फाइवर पर हुआ, एंड आई थिंक यू आपकी वो हेडलाइन भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की कि आई डोंट नीड योर पिटी। I think some of the reaction was well meaning. I get it was insulting or it could be demeaning, but it was well meaning कि यार अगर मैं देखूं स्टीव वाई, लाइक मेरे लिए आप उस लेवल पर हैं। अगर मैं देखूं स्टीव वाई अपना गिटार सोलो $100 का बेच, I'd be like हम as a society क्या कर रहे हैं कि if that's the value we put in, and it's terrible. Art should have no value. Like what you feel when you listen to Eddie Van Halen, what you feel when you listen to Pink Floyd, उस पे मैं क्या नंबर डालूं? Like during my tough times अगर मैं Pink Floyd सुन रहा था, what price do I put on it? You can't. But you have to live in society. Musicians have to survive. Society needs to put a certain like valuation कि यार इसकी कदर है। तो मेरे लिए आप उस लेवल पे हैं कि यार स्टीव वाई है, सेट्रियानी है, स्लैश है। अगर स्लैश फाइवर पे अपना सोलो बेच रहा, आर्ट जस्ट बी लाइक यार हमने एज अ सोसाइटी क्या किया है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द रिएक्शन वाज कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस। लेकिन आपका एक टेक है उस पर। मैं असल में ये बात कहता हूँ कि लोग असल में समझ रहे होते हैं, मैंने अभी ये 2-3 दफा बोल दी ये बात, लोग समझते हैं कि आप एलीट क्लास से हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो आपके पास पैसा बहुत है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फाइवर पे डालने का मकसद ये था मेरा कि मैं ऑनलाइन जरा देखूं, हाँ क्योंकि अब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। तो $100 जो पैकेज मैंने दिया था वो तो बेसिक पैकेज है, उसके बीच में स्टैंडर्ड पैकेज भी है, उसके बाद प्रीमियम पैकेज भी है। लेकिन लोगों ने बस वो फाइवर वाले एक्चुअली करते ही हैं कि चलो आपसे सबसे कम प्राइस होती है हाँ ना, उसके अंदर वो दिखाते हैं ताकि आपके पास लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो वो हुआ। मुझे पता है यार लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन बात ये है कि ये चीज आपको फिर हर्ट करती है कि क्या करें यार, सोसाइटी का समझ में नहीं आती बात। वो जाहिर सी बात है मोहब्बत करते हैं जब भी तो बोल रहे हो ये चीज।
तो सर, डू यू रियलाइज कि लोग लाइक आप क्या हैं लोगों के लिए, लाइक गिटार प्लेयर्स के लिए आप कौन, डू यू रियलाइज दैट पीपल लिटरली वर्शिप हु यू आर, लाइक आपकी हाँ इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है? यार, मुझे पता है ये सारी चीज इंडिया में भी है, नेपाल में भी है, मुझे अक्सर लोग हर जगह से मिल रहे होते हैं, लेकिन बात ये है कि वो लोग जो है मेरे घर के बिल्स तो नहीं पे करेंगे ना। वो जो है एल्बम तक तो नहीं खरीदते ना, कॉन्सर्ट की टिकट्स खरीदते हैं। जब जमाने में हम लोग कॉन्सर्ट्स करते भी थे तो हर कोई यही कहता था मेरे पास, जब एल्बम रिलीज हुई है माज़ी हाल मुस्तकबिल, मैंने अपने हाथों से 700 सीडी जो है वो फ्री बांटी हैं, 700 सीडीज। जो लोग हैं वो आपका कुछ खरीद नहीं रहे हैं, उसके बाद फिर कंप्लेन अलग करते हैं कि यार ये क्यों कर रहे हो तुम। तो भाई तुम दे दो मेरे घर के बिल, मैं नहीं करता ये काम। आई थिंक द डिसअपॉइंटमेंट इज इन द सोसाइटी कि यार, अभी तुमने देखा होगा वो उसको क्रीड का जो सिंगर है, स्कॉट स्टेप, हाँ, उसका तुमने देखा होगा कि वो लोगों से पैसे मांग रहा था, काफी दिन गुजर गया इस बात को कि मुझे एल्बम करनी है, मुझे पैसे दो। वो थोड़ा साइको भी हो गया, उसके ड्रग्स कुछ बड़ा वगैरह। एक नोटोरियस, डिस्पाइट बीइंग लाइक अ क्रिश्चियन रॉक बैंड, उसकी भी टूर बस हाँ में नजम शराज टाइप चीजें हो रही थी तो हाँ इसलिए वो भी धरा गया हाँ, था। बिल्कुल। तो बस वो ये चलता रहता है यार आर्टिस्ट के साथ। मैंने इतने लोगों के साथ काम किया है। एक ड्रमर है चैड विकरमैन, उससे मैंने अपने ड्रम्स करवाए थे। वो बंदा एलन होल्सवर्थ के साथ बजाता था, गिटार प्लेयर है, जैज गिटार प्लेयर था। उसका अभी पिछले साल या 2 साल पहले अभी इंतकाल हुआ है। उसके साथ उसने काम किया। उसने स्टीव आई की 2 एल्बम शुरू की, फ्लेक्सिबल जो थी वो बजाई थी। उसने 15 एल्बम फ्रैंक ज़ैपा के बजाए। उसके साथ मेरा ये हुआ कि मैंने जब उसे अपना गाना बजवाया तो मैंने कहा कि यार ये पेमेंट थोड़ी डिले हो जाएगी, हाफ तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, ये थोड़ी डिले हो जाएगी, तो जब ये हो जाएगी मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे। तो उसने मुझे लिखा, कहता है कि मैं कोई बड़ा कोई रॉक स्टार नहीं हूँ, मुझे घर के बिल्स देने होते हैं यार। और वो अमाउंट कितनी थी? 35,000। पाकिस्तानी। जी। तो लोग जो है ना यहाँ पे बहुत पीछे चल रहे हैं। वो भाई म्यूजिशियन यही करते हैं काम। नहीं, आई मीन लाइक एब्सोल्युटली, आई एम ऑन फाइवर माई सेल्फ, तो कोई हम्म, स्टिग्मा या वो जो चीज है, हम्म, बट इट्स जस्ट के आपको जिस तरह यूएस में होता है एक मैकार्थर अवार्ड, कि यार हम्म, आप जीनियस हो, आप ये लो $50,000, आप हम्म, का जो काम है ना आर्ट, आप वो करो। लाइक हम्म। मैकार्थर अवार्ड होते हैं, जीनियस अवार्ड्स होते हैं कि यार वी जस्ट नीड यू, या फेलोशिप्स होती हैं, लिंकन सेंटर वगैरह होते हैं कि यार आप आ जाओ, ये रहा आपका घर, आपने देखो जो ना ये करना है, आप कौन एक कर रहा साल है। सो जाओ भले इधर। ये भी तो देखो कौन कर रहा है, ये गवर्नमेंट कर रही है वहां की। अब कैनेडियन गवर्नमेंट है, वो आपको ग्रांट देती है म्यूजिशियंस को कि आपने एल्बम करनी है, आप बजट बताएं अपना कि आपने किस स्टूडियो में करनी है, कहाँ रिकॉर्ड करनी। लेकिन वो ये है ना कि वो काम हराम नहीं है वहां पे। यहाँ पे तो ये काम हराम है भाई। पेंटिंग करना हराम है, म्यूजिक करना हराम है। जो हराम नहीं है वो बैंकिंग हराम नहीं है, और जो मरी बेर बनती है वो भी सही है। वो तो स्पॉन्सर करती है, इफ्तार स्पॉन्सर हो रही है मरी ब्रूरी से हाँ, आजकल तो। देखो, देख लो। तो उनको वो भी करना है कि वो नॉन अल्कोहलिक बेयर भी बनाए कि जी हम तो ये बनाते हैं, तो आप लेकिन भी पीछे सर जो है कर ये लेना, काम होता आप भी मजलिस के नॉन अल्कोहलिक जो म्यूजिक है पाकिस्तान में, हलाल है। हाँ म्यूजिक, आई थिंक हाँ आप वो करना शुरू हो जाए तो लोग खुश भाई, रहेंगे। देखो मैं जो हूँ ना, मैं अब इस स्टेज पे पहुंचा हूँ, इतना सब कुछ करने के बावजूद सेशन प्लेइंग मुझे अच्छा नहीं लगता। सेशन प्लेइंग करना, आप अपने म्यूजिक को नहीं खराब करें, आपका म्यूजिक जैसा है आप वो करें, जो आपका दिल चाहता है आप वो करें। और जब से आप सोशल मीडिया है तो आपको कुछ करने की उस तरह जरूरत नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज बजाएं कमर्शियली चले या ना चले। आप अपना म्यूजिक करें, अगर वो पॉप रॉक ट्रैक है कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है आप करें उसको, जिसने सुनना होगा सुन लेगा। आप प्रोग्रेसिव करना चाहते हैं आप वो भी कर लें, लेकिन अपना जो आपने जो जहाँ से पैसे कमाने हैं आपने, आप ये कर सकते हैं, आप क्लासेस दे सकते हैं, जो मैं आजकल कर रहा हूँ। स्काइप पे मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। तो उसमें भी किसी ने मैसेज किया था, यार पता नहीं, मुझे तो यार आपके हालात बड़े बुरे लग रहे हैं, ये आप क्लासेस दे रहे हैं। ओ भाई, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ क्या? मतलब मेरा आर्ट है, मैं उसको चाहे सड़क पे बेचूं जाके। लोग बस्किंग करते हैं यार। इंगवे मान हम्म। सिंह ने एक जगह जाके खड़ा हो गया एक बस्कर के साथ, उसने वहां पे बजाना शुरू कर दिया उसका गिटार। इसमें कौन सी शर्म की बात है? हम्म। पूरी दुनिया में तुमने देखा होगा, पेरिस में लोग पेंटिंग कर रहे होते हैं बैठ के, या सड़क पे बैठे हुए होते हैं, पेंटिंग कर रहे होते हैं। अब आप ये उसको जज कर रहे हैं, तो जज क्यों कर रहे हैं यार? आप उसका काम देखें। आपको अच्छा लगता है ना, अगर वो $100 मांग रहा है तो आप उसे $400 दें। आई थिंक आप दैट्स व्हाट समझते हैं इज ना, इट। आप ये कह रहे हैं कि मैं कम पैसे ले रहा हूँ, तो अगर मैं कम पैसे ले रहा हूँ तो आप मुझे $400 दे दें।
एक प्रोजेक्ट के। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ ना, मैं खुद, मेरे खुद के यही हाल है, मैं भी फाइवर पर हूँ, बट आई नहीं, एक थिंक बात है ना, जब लोगों ने इशू बनाया कि $100 है, तो भाई तुम दे दो ना ज्यादा। किसी ने किया आपको ये भी था कि किसी ने आपको मैसेज किया कि मुझसे $300 ले लें और फाइवर पे अकाउंट डिलीट कर दें, ये भी हाँ, किसी $300 मैं ले लूं और मेरी पूरी जिंदगी उधर जाएगी उसमें। ये मतलब मतलब $300 आप ले लें और अपना ऐड उतार दें। क्यों उतार दें भाई? तुम कोई मेरे अब्बा लगते हो क्या? but where is it, what do they think they own you, like आप उनकी प्रॉपर्टी हैं, क्या है ये? मुझे नहीं पता यार, ये लोग किस तरह सोचते हैं यहाँ पे। असल में बात ये है कि जब बेसिक चीज सही पड़ जाती है ना एक दफा, तो ये आवाम भी थोड़ी एजुकेट होती। लेकिन जब वो बेसिक फाउंडेशन ही सही नहीं पड़ी, तो वो सारे मामला गड़बड़ हैं। अब लोगों के भी दिमाग में है ना, दो बातें आती हैं, ये ऐसा है या वैसा है। बात होनी चाहिए बिल्कुल सीधी। बहुत बहुत बुरे हाल हैं। सो आपने आमिर ज़की अभी भी जिक्र किया, मैं आपको बता रहा था कि मुझे शौक बहुत था गिटार प्लेयर बनने का, सीख मैं कुछ नहीं सका, बजाना कुछ नहीं आया मुझे, बट मैं बीटल्स पे जाता था, अगर आपको याद हो गुलजार भाई होते वहाँ पे, तो वो मुझे हाँ। बताते थे कि टुवर्ड्स द एंड आमिर ज़की उनसे आके बोलते थे कि यार टूटी हुई वुड मुझे दे दो, मैं गिटार बना के दे दूँ। यू हैव आमिर ज़की के, वो इंसान गिटार बजाए तो लाइक दुनिया रुक जाए सुनने के लिए, लाइक बड़े बड़े म्यूजिशियंस वुड जस्ट स्टॉप, एंड दैट पर्सन हैज टू लाइक अपने शौक से बनाए, 1000 दफा बनाए, but just to make money if he's making like physically guitars, it's tragic. असल में अब बात क्या करें यार, आमिर अब तो खैर रहा ही नहीं है, तो क्या उस पर इतनी बात हो सकती है। लेकिन आमिर के पास जो है ना अपॉर्चुनिटीज बहुत थी, क्योंकि वो एक बाकी एलीट फैमिलीज में से था। मतलब वो कंपैरिजन मेरे साथ नहीं हो सकता इसलिए, क्योंकि उसके पास जब से वो शुरू स्टार्ट हुआ तो उसके पास था सब कुछ। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें उसने की, तो उसकी वजह से फिर वो चीजें तो चले गई। आप क्लीन कैसे हैं? मैं क्लीन किस तरह हूँ, क्योंकि मेरा जो म्यूजिक मैंने शुरू किया, वो सिर्फ मैंने म्यूजिक बजाने के लिए शुरू किया, ना मैंने लड़कियों के लिए शुरू किया, ना मैंने शराब पीने के लिए शुरू किया। तो मेरा जो मेन था फोकस वो ये था कि मुझे म्यूजिक करना है। but there is a notion ना कि आपको दूसरी कैफियत पे जाने के लिए sometimes certain things help you reach another stage. यार हम बचपन से ही टोन है। High on life. जो जो आईसी फिट हुई हुई है ना, वो है ही ऐसी। But आपका भी जो even progressive rock है, it has a lot of its roots in psychedelics. I don't know if you've ever delved into those. लेकिन psychedelics है, but like Pink Floyd was making music for people who were tripping. आप वो असल में उस टाइम में आए ना, जब वो हिपीज होते थे, हिपीज वाला टाइम था, वो वियतनाम की वॉर और वो सारा चक्कर। तो वो उस जमाने में लोग सुनते ही ऐसे थे। और प्रोग्रेसिव रॉक, बाकी सही बात है तुम्हारी, क्योंकि वो 67 में जब आया तो लोग सुनते ही इसी तरह थे उस म्यूजिक को। लेकिन अब जो मॉडर्न जैसे ड्रीम थिएटर है या और जो नए बैंड आए हुए हैं, वो अगर नशे करेंगे ना तो वो फिर बजा नहीं सकते वो म्यूजिक, वो इतना लेकिन जो उनको कॉम्प्लिकेटेड है। सुन रहे हैं, जो ड्रीम थिएटर को हाँ। सुनते हैं, एंड आई डोंट मीन के चर्च, लाइक फॉर इंस्टेंस एमडीएमए मौली, जिसके सुन के आपकी ना म्यूजिक लिसनिंग एक्चुअली बेहतर हो जाती है. A lot of people do MDMA and then listen to Dream Theater. यार हमने तो उसके बगैर सुना है, पता नहीं शायद बचपन से वैसी किसी ने दे दी तो। मेरे ख्याल से ट्राई करें आप. So you will be like, oh, एक और लेयर भी है इनकी तो म्यूजिक. तो ये बिल्कुल नोशन पाकिस्तान में नहीं अप्लाई होता, दैट आइडिया ऑफ ड्रग्स. देखो, एक मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर देखो बच्चा यंग है, ठीक है, 18-19 का है, उसने अगर ये कोई ड्रग्स लेनी शुरू कर दी, हो सकता है ड्रग्स जो है उसके दिमाग को डैमेज कर दे। Absolutely. I think at ये 18-19. ड्रग्स या अल्कोहल जो है, ये आपको एक सर्टेन एज के बाद करना चाहिए अगर आप कर रहे हैं, जब तक आपका दिमाग मैच्योर हो गया है। वरना इसके साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। 100%. देखो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेट्रोनोम के साथ, कोई एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं, तो आपको अपनी नॉर्मल हालत में करना होगा वो। लेकिन अगर आपने वो चर्च पी ली या ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो तो नहीं बनेगी ना बात। मे भी हो सकता है उस नशे में शायद बेहतर भी हो जाए, लेकिन आपको फिर दोबारा नशा करना पड़ेगा दूसरे दिन, और फिर आप एंड अप होंगे एक अल्कोहलिक, या आपने ड्रग्स लेके आप बिल्कुल कहीं पड़े होंगे। जिस तरह वो कहते हैं ना 27 एक बहुत डेंजरस उम्र है, सो मेनी बिग रॉक स्टार्स हैव डाइड एट 27 क्या उम्र होती है फॉर लेजेंड्स टू डाई. हाँ, सो हाँ, प्लीज किड्स डोंट डू ड्रग्स. लेकिन आप कह रहे हैं कि आप 6th ग्रेड से पिंक फ्लॉयड सुन रहे थे, तो ड्रग्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोटी एज में। तो ये
क्या सर, कुछ कुछ मैं दुख था आपको एक और बात बचपन बताऊं, में कि आप इस तरफ माइल हुए कैसे? देखें मैं आपको बताऊं, जब वहाँ 80s के अंदर बाहर कुछ और था, एक रॉक स्टार का कॉन्सेप्ट कुछ और होता था। जो यहाँ पे हम जिस तरह सुनते थे, हम समझते थे यार ये म्यूजिक बजा रहे हैं, ये प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं, हमें भी यही करना चाहिए। मतलब और कोई ऑप्शन नहीं था, जियोलॉग का टाइम था वो। लेकिन वहां पे अगर आप देखें उस टाइम में वो सारी चीजें, वो बिल्कुल एक अलग एंगल था। हमने एक बिल्कुल अलग एंगल से उस चीज को देखा और उसको आगे लेके चले गए। तो आप इतनी बुराई कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ कोई कदर नहीं थी, तो इसलिए उसके साथ फिर वो सेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल भी नहीं आया। कुछ कदर हाँ ही नहीं नहीं आया थी। था। हाँ ना वो सेंट थे ना सिनर। हाँ, या तो हम उसको उस लेवल पे रखें ना कि जी रोलिंग स्टोन्स है, कॉन्सर्ट है, लोग अपने आप छलांगे मार रहे हैं इनके ऊपर। हमने तो कभी हाँ कदर ही नहीं की, तो फिर क्या? नहीं, क्या सेक्स ड्रग्स रॉक एंड रोल लाइफस्टाइल, यहाँ क्या ही होना है, कमरे में बैठ के बजा रहे हैं हाँ अपने। नहीं, हाँ नहीं वो नहीं था उस जमाने में इस तरह का चक्कर। But अ, what do you think, like do you think you were just born different, या कुछ बचपन में ऐसे experiences थे that जो आप कह रहे हैं कि बड़े बच्चे आपको देख रहे थे कि ये क्या सुन रहे हो, ये तो हमें नहीं समझ में आता। For a हम्म, sixth grader to listen and understand Pink Floyd, कुछ आपके बचपन में लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो गए थे that you matured early, or do you think you were just wired differently right from the start? यार हमारे पास असल में उस जमाने में इतने ऑप्शन थे नहीं, पीटीवी एक चैनल होता था। हाँ। तो मैं अक्सर सीरीज बहुत देखा करता था। फिर पुरानी वो ओल्ड क्लासिक फिल्म्स दिखाते थे, गन्स ऑफ नेवरॉन और वो ग्रेगरी पैक की फिल्में और वो सारी, तो मेरे फादर भी देखते थे, तो वो शायद उसका साउंड ट्रैक या उस तरह की चीजें कहीं दिमाग में है ना बैठती गई वो। और इस तरह जो है वो वेस्टर्न मूवीज का और म्यूजिक का जो एक्सपोजर था मेरे ख्याल में अर्ली, वो वहां से आ गया। अब लेकिन उस एनवायरमेंट ऐसा नहीं था कि मेरे घर में इंडियन म्यूजिक नहीं चलता था, बिल्कुल चलता था। मूवीज भी देखते थे, वो अमिताभ बच्चन की मूवीज, तो लेकिन मैं दोनों चीजें देख रहा होता था और फिर मैं कंपेयर करता था मुझे क्या अच्छा लगता है। तो मुझे जो है हमेशा वेस्टर्न म्यूजिक अच्छा लगता था। फिर फोर्थ क्लास में या फिफ्थ क्लास में था मैं, एक दिन मैं आलमगीर सुन रहा था। कह देना। नहीं सॉरी, आलमगीर नहीं, मोहम्मद अली शेखी। तो उसमें एक गाना था, हूँ अकेला मैं हूँ अकेला। और उसके साथ मैंने एक बैंड, मेरे भाई के पास कैसेट होता था, एल्बम होती थी, रियो स्पीड वैगन एक बैंड था। तो वो मैं सुनता था। तो मैं बचपन में सोचता था कि ये मोहम्मद अली ने चुराया है क्यों गाना ये, और ये मशहूर भी है। तो मैं ये सोचता था कभी मैं म्यूजिक किया ये करूंगा तो मैं हमेशा ओरिजिनल करने की कोशिश करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे वो रियो स्पीड वैगन का गाना ज्यादा बेहतर लगता है, और वो नोट टू नोट छपा हुआ है पूरा गाना। हाँ, तो किसी को बताइएगा नहीं, बट दिल दिल पाकिस्तान में भी पियानो। हाँ वो, हाँ वो एयरवुल्फ का है ना। नाइट राइडर का या एयरवुल्फ का, आई डोंट नो, वन ऑफ द टू, बट तो उसका। ये भी उसमें ही आता है कि पाकिस्तान की पॉप म्यूजिक की जो फाउंडेशन है वो सही नहीं पड़ी। मतलब हमारे जो पायनियर्स हैं, जिसको हम लेजेंड्स कहते हैं और सारे कहते हैं, वो सही नहीं थे। आई यानी कि मीन, वहां पे अगर जिमी हेंड्रिक्स था, तो जिमी हेंड्रिक्स ने ओरिजिनल म्यूजिक किया। यानी कि अगर कैंसर्स ने किया या और बैंड से। किसी ने ये भी आपसे सवाल पूछा था, मैंने जब पूछा, a lot of people actually didn't ask questions, they were like, can you just please tell him how much we appreciate him, but somebody asked ke who who does Faraz think is the best guitarist and why is it Jimi Hendrix? यार वैसे तो गिटार प्लेयर्स बहुत हैं। मतलब वो जिमी हेंड्रिक्स भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जिमी हेंड्रिक्स वैसे कोई अंडरग्राउंड गिटारिस्ट नहीं था। उस टाइम में टॉप ऑफ द पॉप्स में उसके गाने आते थे। ये जो फॉक्सी लेडी हो गया, जो मशहूर मशहूर उसके गाने हैं ना, पर्पल हेज हो गया, ये तो उस जमाने का पॉप म्यूजिक है। जिस गिटारिस्ट की मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ, एलन होर्सवर्थ की, वो उस टाइम में वैसे ही बजा रहा था और बहुत टेक्निकल बजा रहा था वो बेचारा, लेकिन कभी इतना मशहूर हो नहीं पाया। I अभी think भी he जब was वो, also playing jazz, like वो jazz तो inspired, यार कुछ अपना म्यूजिक था, वो जैज भी नहीं है। जैज भी मैं नहीं कहूंगा उसको। but मतलब jazz आप कह सकते, influences हैं उसमें। हाँ वो जॉन कोलट्रेन को सुनता था। और वो हमेशा से चाहता था कि गिटार साउंड जो है वो ट्रम्पेट या हॉर्न जैसी हो जाए या सैक्सोफोन जैसी हो जाए। तो पूरी जिंदगी उसकी उसी में निकल गई। उस बेचारे का भी इतना बुरा हुआ कि सोचो तुम कि 2019 में, मतलब जहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस है म्यूजिक की, बाहर रहते हुए उसके फ्यूनरल के पैसे नहीं थे जब वो इंतकाल हुआ है। तो उसकी बेटी ने कहीं फेसबुक पे डाला कि उसका फ्यूनरल के लिए जो है वो नहीं है। तो सारे फिर स्टीव भाई, जितने बड़े गिटार से, इंग्वे माउंटस्टीन, सब ने उसके लिए फ्यूनरल के लिए पैसे जमा करके दिए।
So लेकिन ये जो लेकिन एक उसका जो म्यूजिक है ना, उसका म्यूजिक इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि वो एक नॉर्मल लिसनर के तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो बाज़ दफ़ा तो हमारे सर से भी गुजर जाता है। एब्स्ट्रैक्ट लेकिन पॉइंट ऑफ ये व्यू है। हाँ, तो वो लेकिन उसने कभी कमर्शियल भी ट्राई किया। उसने कमर्शियल म्यूजिक काफी रॉक बैंड्स में, ग्लैम रॉक बैंड्स में बजाया उसने। लेवल 42 एक बैंड था, उसके अंदर उसने किया, लेकिन कभी भी उसका वो ब्रेक जो है ना, उसको नहीं मिल पाया। और ये इंसानों का रवैया जो है ना, ये हर किसी के साथ रहा है, जो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा सोसाइटी से, जो भी डिफरेंट चीजें कर रहा होगा। जैसे मैं मोजार्ट, एक म्यूजिक कंपोजर था, शायद तुमने देखी हो मूवी, अमाडेउस के नाम से एक मूवी थी, उसके नहीं ऊपर मैंने। बनाई गई थी। वो मूवी अगर तुम देख लो ना, तुम्हें अंदाजा नहीं रहेगा कि वो 17-18 सेंचुरी में था, और जो उसके साथ चीजें हो रही थी वो आज भी मौजूद है, और वो उसी तरह ही हो रही हैं। वो बेचारा इतना बड़ा कंपोजर था। ये तुमने सुना होगा ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। That's Mozart. Everybody हाँ, knows Mozart. जी नहीं जी। नहीं, बच्चों की जो पोएम होती है, Twinkle वो Twinkle Little Star. ट्विंकल, वो मोजार्ट ने बनाई थी बचपन में अपने। Wow. पूरी दुनिया आइसक्रीम वाले चला रहे होते हैं, किसी को नहीं पता है वो उसकी है। अच्छा, खैर वो आखिर में उसका जो मौत हुई, वो हुई इस तरह कि उसके पास काम नहीं था, और वो किसी कॉमेडी थिएटर के लिए वो सेशन बजा रहा था पियानो, जो कि वो एक जीनियस था। हम्म। मतलब मोजार्ट दोबारा पैदा नहीं हो सकता। वो बेचारा एक दिन बजाते बजाते यूं ही गिर गया नीचे, 18th सेंचुरी में। और मैं आज अगर एलन होवर्थ को देखता हूँ, तो वो भी यही है कि वो इस दौर का था, एक एक्सेप्शनल म्यूजिशियन था, और लोग शायद उसको समझ नहीं पाए, और लोगों ने शायद सपोर्ट भी नहीं किया उसको। अगर तो तुम देखो कि जैसे स्टीव वाई ने उसके फ्यूनरल के लिए पैसे दिए, तो स्टीव वाई ने कभी ये नहीं सोचा कि यार G3 में मैं एलन को ले आता हूँ। ठीक है, उसका म्यूजिक बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके लिए म्यूजिक डिजाइन कर दूं कुछ, कि उसको साथ लेके चलूं। या सपोर्ट सब किया उस बंदे की तारीफ करते हैं, मेटल म्यूजिशियन से लेके जिसने सुना है ना उसको, वो कहता है कि ये जबरदस्त गिटार प्लेयर है। इंगवे मालमस्टीन तारीफ करता है, सट्रियानी तारीफ करता है, एडी वैन हेलन तारीफ करता है, जितने बड़े नाम है करते हैं। लेकिन क्या मसला है? मसला ये है कि उनको इनसिक्योरिटीज हैं उसके साथ। अगर एलन आ जाएगा तो फिर इनको कौन सुनेगा? सर आप अभी ये कहानियां सुना रहे हैं, then you also said कि the last thing Amir Zaki said to you is अपना ख्याल रखना. Is that where your headspace is right now? कि आप अब ये सोच रहे हैं कि you know. मैं तो एक पागल आदमी हूँ, मैं तो कुछ भी सोच लेता हूँ। मैं तो सोचता ही रहता हूँ। मतलब मैं तो जब सो भी रहा होता हूँ तो मेरा दिमाग चल रहा होता है। तो वो उसने जो बात की थी, वो जो उसकी बात का मतलब था वो ये था कि हर कोई कहता तो है कि ख्याल रखना, लेकिन जाहिर सी बात है वो कुछ कर थोड़ी सकता है उसके लिए। अगर पूरी दुनिया में आप पूरी जिंदगी जिन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप होता है, तो किसी पॉइंट में जाके अगर आप 40s में रियलाइज करते हैं कि यार ये तो सब फेक था, जो रोजाना लोग कर रहे होते हैं ये तो एक एक्टिंग है। मतलब ये सिर्फ आपको एक सहारा देने के लिए है कि हाँ यार आप कर लेंगे या हो जाएगा या ये वो। लेकिन ज्यादातर जब वो सारे रिलेशन फेक होते हैं मेरे नजदीक। तो मुझे तो वैसे अगर जिंदगी का कभी ऑप्शन दिया जाता तो मैं कहता कि यार मैं यहीं पे ठीक हूँ भाई। जिंदगी पसंद नहीं आएगी। Oh, maybe it's just the plight of the artist कि artist जो है ना अपना आप देकर जाता है, तो वो अपने आप के लिए कुछ नहीं रहता। आई थिंक जिस तरह मेंटल हेल्थ में भी कहते हैं यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, तो एक आर्टिस्ट जब अपना आप एक एल्बम बनाकर या कुछ पेंटिंग बनाकर दे देता है, तो वो अक्सर अपना कप उसका खाली हो जाता है। तो आप इस दर्द को म्यूजिक में कन्वर्ट कर रहे हैं आजकल या क्वारंटीन में? मैंने कभी भी वो प्रोसेस नहीं रोका। लास्ट एल्बम मेरी आई थी दोनों 2004 में, मेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम और मिजराब की एल्बम। और उसके बाद से मैंने रिलीज कुछ नहीं किया ज्यादा कुछ, लेकिन ये है कि मैं काम करता रहा। मेरे पास अभी कोई 60 या 70 गाने होंगे सिस्टम पे जो मुझे कंप्लीट करने हैं। तो उसमें से अब मैं ये कर रहा हूँ कि अभी जैसे ये 5 जून को आ जाएगी एल्बम, इसमें कुछ गाने रिलीज हो जाएंगे, सब पुराने गाने भी हैं, कुछ नए भी किए हैं मैंने। नेक्स्ट एल्बम में एक प्रोग्रेसिव मेटल एल्बम कर रहा हूँ, इंग्लिश एल्बम। Nice. तो मैं अब बेसिकली कर ये रहा हूँ कि अब मैं लोगों को दिखाना शुरू करूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अभी लोगों ने देखा नहीं है वो।
अभी नहीं देखा है हमने अभी, मतलब आपने जो किया है वो कोई और किसी और ने नहीं किया अब तक। वो बहुत कुछ है अभी आने के लिए। तो ये जो एक ट्रोप है कि आर्टिस्ट एक पेन के साथ बनता है आर्ट, क्या आप इसमें बिलीव करते हैं, या जिस तरह आपने कहा इट्स प्रैक्टिस, यू बिकेम बेटर विद प्रैक्टिस? यार मैं जब देखो इसके लिए है ना फील करने का चक्कर है, इमोशन को समझने का चक्कर है। मैं जब लिसनर था बचपन में तो मैं कुछ सेक्शन सुनता था और अभी भी मुझे वो फील होता है, तो आपको गूज बम्प्स मिलते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप कोई गाना सुनते हैं। वो आपको इतना ज्यादा वो कर रहे होते हैं, लेकिन लिसनर्स को मुझे नहीं पता कि वो इतना कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि कुछ सेक्शंस जो होते हैं, ये सारा काम इमोशन का है, समझने का मामला है। बट यू मैं वो आल्सो पॉइंट ही बोल के वो पूछ रहे थे। बट यू आल्सो हैव टू गो थ्रू इट, राइट? कि जिस तरह कॉर्ड्स हैं, आपने किसी गाने हाँ, के कॉर्ड्स लिख दिए, वो बजा सकता है कोई, लेकिन अगर स्लैश बजाता है आपको पता है स्लैश बजा रहे हैं, अगर स्टीव वाई बजाता है आपको पता है स्टीव वाई बजा रहे हैं, वो अगर कोई कवर कर रहा है स्टीव वाई का आपको पता है ये कवर है, इट्स द एग्जैक्ट, दे विल प्ले इट एग्जैक्टली द सेम, बट यू नो कि स्टीव वाई के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, maybe less so with somebody like Satriani, but somebody like Slash या Santana या Eddie Van Halen even, uh, आप आपको उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस फील होते हैं, या ब्लूज म्यूजिक में ये बहुत ज्यादा होता है। यार वो एक और चीज ये है कि ये जो गिटार प्लेयर्स हैं ये तो रहते ही उस कल्चर के अंदर है ना। हमने तो यहाँ पे ये सारी चीजें की हैं, पुराने पुराने मैगजीन्स देख के, जब इंटरनेट भी नहीं था, जब ये सारी चीजें नहीं थी, और ये म्यूजिक क्रिएट किया है। यानी कि अंदर आप सोचते थे कि कोई इमेज आ रही है या कोई भी वो आती है, उस पर आप रख के वो कोई चीज इंस्पायर कर गई, आपको इमेज या कुछ दिमाग में आई तो आपने फिर कुछ बना लिया उसके ऊपर। तो ये यहाँ पे बहुत मुश्किल काम था ये सब कुछ करना। फिर लोग जो है यहाँ पे वेस्टर्न म्यूजिक को डिस्करेज बहुत करते हैं। इंस्टीट्यूट जैसे नापा है वो वेस्ट ईस्टर्न क्लासिकल को ज्यादा सपोर्ट करते हैं बनिस्बत वेस्टर्न क्लासिकल के। मेरे हिसाब से म्यूजिक म्यूजिक ही है। अच्छा म्यूजिक ही होता है, चाहे वो देसी हो या वो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है मसला ये मतलब लोगों को इतनी फ्रीडम शायद नहीं दी म्यूजिशियंस को कि वो खुल के एक्सप्रेस कर सकें कि वो क्या है, और उनको सपोर्ट नहीं मिली वो। आई थिंक आप एक फुल रेंज प्ले करते हैं। आई थिंक जालिम नजरों से तुम ना देखो मर जाऊंगा पे भी आपने बजाया था। गाने So, बजाया I था। mean, if somebody like you who can shred the guitar like anything can also play Zalim Nazron se, there's there's range. There is it's not just simply like, oh, I'm the fastest player. And I don't know if you remember, पर मैं जब बचपन में था ये रॉक म्यूजिक में ना, मैं इंटरनेट उस टाइम जो भी फोरम्स होते थे बड़े फड्डे लेता था। So some guy challenged you. अब मुझे उसका नाम भी याद नहीं, for some reason मेरे दिमाग में राना नवीदुल हसन आ रहा है, so कुछ शायद राना उनका नाम हो। And he said, I challenge Faraz Anwar, I'm a faster guitar player than him. But it just, he was playing very fast. And he might have been playing faster than you, but it just, there was no feel to it. Whereas आप अगर तेज भी बजाते हैं, it देखो seems भाई, like, बात ये है कि तेज बजाने से कुछ नहीं होता। बात ये है कि कोई आपकी एल्बम या कोई सॉन्ग नहीं सुनेगा जिसमें सिर्फ सोलो होगा। एल्बम के अंदर पूरी चीजें होना जरूरी है, सारे गाने होना जरूरी है, इंस्ट्रूमेंटल है तो इंस्ट्रूमेंटल होना जरूरी है। मेरे हिसाब से मैं एग्जांपल देता हूँ, एक जैसे कमरा होता है ना, सोलो उसमें जो चीज है गाने के अंदर वो सिर्फ एक पेंटिंग है। जो बाकी कमरा है वो खाली है, उसके लिए फर्नीचर भी चाहिए, उसके लिए एक टेबल भी चाहिए, बहुत सारी चीजें उसको डेकोरेट करने के लिए चाहिए। तो कोई अगर मतलब इस तरह एक सोलो कर देगा पूरी एल्बम में बजा के 10 सोलो दे दे, कौन सुन सकता है उसको? आर्टिस्ट का मतलब ये है कि आप बताएं कि आप हैं कौन, आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं, क्या आपके इमोशंस है। लोगों की नहीं समझ में आती। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो कवर्स करके डाल रहे होते हैं और डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन उनका अपना म्यूजिक कुछ नहीं है। वो सिर्फ उनका पूरा फोकस यही रहा है शुरू से कि वो सिर्फ सोलो बजा दें, एक ऐसा सोलो बजा दें कोई और ना बजा सके। ओ भाई, ये कोई कबड्डी हो रही है क्या? ये कोई यूएफसी हो रही है क्या? ये आर्ट है भाई। जैसे आर्ट गैलरी में सबकी पेंटिंग्स लगी होती हैं सारे आर्टिस्ट की, ये बात इस तरह की है। और उस आर्ट गैलरी में कोई भी पेंटिंग कोई भी पसंद कर सकता है। and it's what the लेकिन अगर painter आपने wants वो to अपने do. ये जो एक कैटेगरी है कि सिर्फ सोलो बजा दें तो सही हो जाएगा, भाई आर्ट गैलरी में वो नहीं होता, उसमें कंप्लीट पेंटिंग चाहिए। उस पेंटिंग के अंदर तुमने एक डॉट मार दिया और तुमने लगा दी, कोई नहीं खरीदेगा उसको। Sir, like for instance, आप बहुत phenomenal musicians के आप बजा रहे थे। For instance, Khalid, one of the best bassists, or maybe the हाँ। best bassist, Gumby, the best drummer. आप
नहीं कभी कोई लाइक एक मेगा बैंड लाइक फॉर इंस्टेंस मिज़राब भी वाज यू प्लस म्यूजिशियंस, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक मोर देन इट बीइंग अ बैंड, इट वाज यू प्लस म्यूजिशियंस. हाँ. तो why did we never see like a mega super Led देखिए मैं Zeppelin आपको level band मैं एग्जांपल दूं, doing it? मैंने जब गिटार शुरू किया ना उसके 4 महीने बाद मैंने बैंड बनाया. तो उसको ड्रमर को मैं बता रहा होता था यार ड्रम्स Collage. ऐसे बजाते हैं. नहीं नहीं नहीं, 3-4 महीने जब बजाते हुए हुए थे मुझे गिटार, तो मैंने एक ऐसी बैंड बनाया था. तो मैंने कहा तुम ड्रम्स बजाओगे हो, तो उसमें मैं ड्रम्स बता रहा होता था ये ऐसे बजा लो. मेरी शुरू से जो वो था ना, वो ऐसा था कि कंपोजर वाला मेरा दिमाग था. गिटार प्लेयर भी हूँ मैं, लेकिन साथ में मैं सारी चीजें अरेंज करता हूँ, कंपोज करता हूँ, ये सारी चीजें. तो अब वो हर किसी को बात जो है ना एक्सेप्ट नहीं होती कि ये सारी चीजें कर रहा है. वो बोलता है कि यार मैं क्यों बजाऊं इस पर. यहाँ पे लोगों का ये भी मसला है. फिर ये कि लोगों के इन्फ्लुएंसेस भी जो हैं वो सबके अलग अलग हैं. जैसे ड्रीम थिएटर है ना, वो सारी एक जैसी चीजें सुनते हैं. जितने भी म्यूजिशियंस हैं यहाँ पे सब अलग अलग सुनते हैं. तो वो कभी भी एक बैंड जो है ना इसीलिए नहीं चल पाता आगे तक. तो फिर बीच आपको में ये होता है म्यूजिक कि कोई भी नहीं कोई मिला कोई आतिफ फिर? असलम या कोई इस तरह का कोई एक आर्टिस्ट बोल देता है कि यार तुम हमारे साथ आके बजा दो, हम तुम्हें पैसे ज्यादा देंगे. तो बोलता है यार कि हम पैसे ले लेता हूँ, मैं बजा देता हूँ मैं. लेकिन ये मतलब वो आगे फ्यूचर तक देखते नहीं है कि यार अगर हमें 5 साल टिक गए एक साथ, हाँ. तो हम कोई अभी अभी मेरे पास एक स्टफ है प्रोग्रेसिव मेटल. मेरे ख्याल में हम लोग, मैं अगर वो किसी बैंड के साथ परफॉर्म करूँ ना कहीं पे भी, किसी भी फेस्टिवल में, इंस्टेंटली फैन फॉलोइंग बनेगी. मैं अमेरिका में भी बजा कर आया हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे लोग कितने आपको डायरेक्टली पसंद करते हैं. उसके लिए कोई वीडियो नहीं चाहिए, आप स्टेज पे जाएं बजाएं और आपकी फैन फॉलोइंग वहाँ से क्रिएट होना शुरू हो जाती है. लेकिन अभी यहाँ पे कोई अच्छे अच्छे म्यूजिशियन जो है इस पे नहीं बजाना चाहते. अब आप इसका क्या करें, वो आपको हेल्प आउट ही नहीं कर रहे. वो कह रहे हैं भाई ये तो तुमने अकेला किया हुआ है, अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा नाम बन जाएगा, हम कहाँ जाएंगे. You never found any collaborators with जिनकी नहीं, vision? कोई बजाना ही नहीं चाहता साथ. इसीलिए And तो मैं ड्रम सीक्वेंस कर रहा होता हूँ कीबोर्ड के ऊपर. जब मैं चीजें कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा चीजें कर रहा हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग तक अब मैं खुद कर रहा हूँ. सारी चीजें कंपोज करना, अरेंज करना, सारे इंस्ट्रूमेंट्स खुद बजाना, ये सारी चीजें करने के बाद आदमी कहाँ क्या करे. I think सर आपकी greatness जो है ना वो आपकी सबसे बड़ी weakness है कि आप you're so good that other people are just like हम क्या करेंगे इसका. And is it true कि आप नूरी के साथ भी आपने जब टूर किया you got bored because you were like बस वो सेम ही 4 chords पे हर गाना है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. बोर्ड देखो, बोर्ड होने का ये चक्कर नहीं है. वो एक तो कॉर्ड प्रोग्रेशन सारी एक जैसी हैं, पता नहीं लगता कौन सा गाना कौन सा है. फिर ये कि उनके इश्यूज थे, मैं उस पर अब डिस्कस करना नहीं चाहता. वो टूर भी कोई बहुत मेरा अच्छा नहीं रहा. बहुत सारी चीजें उसके अंदर हुई, बहुत सारी चीजें सही नहीं हुई, और बहुत सारी चीजें जो बोली गई वो भी बहुत अजीब थी. अब नूरी के मैं शो की बात करूं तो हमारा बेसिकली बात ये हुई थी कि मैं मेरे गाने भी वो परफॉर्म करेंगे, यानी कि मैं गाऊंगा और वो बजाएंगे, और वो सारी चीजें नहीं हुई. म्यूजिशियंस यहाँ पे देखना नहीं चाहते, किसी और की हेल्प नहीं करना चाहते. वो चाहते हैं कि वो खुद ही सब कुछ खा लें और ना हेल्प करें. Yeah, तो I यार remember ये even ऐसा Gumby कैसे left हो Noori सकता है. back then कि गंभी लेफ्ट नहीं, गंभी को तो निकाला है उन्होंने दूसरी दफा. पहली दफा, लेकिन where Gumby was like they treat me like a session player. Not a दूसरी band. दफा भी दूसरी दफा भी उन्होंने वैसे ही ट्रीट किया उसको. एक And तो एक बात ये है कि थूका हुआ कभी चाटना नहीं चाहिए. जब आप चाटेंगे तो आपको फिर नुकसान होगा उस चीज का. वो किसी ने मुझसे कहा था भाई कीचड़ में पैर रखोगे गंदे तो होंगे फिर. so I remember this also, even Indus Music पे आपका कोई इंटरव्यू था या आपकी कोई लाइफ दिखा रहे थे, मुझे याद नहीं है. उस टाइम एक बहुत आपसे सवाल पूछा जाता था कि why don't you get a singer in your band and just be the guitar player. एंड फिर कोई टीवी शो हुआ था जिसमें आके आपने अपनी हिस्ट्री दिखाई थी कि यार ये देखो मैं स्कूल में गा रहा हूँ, ये मैं 7th ग्रेड में गा रहा हूँ, ये मैं 8th ग्रेड में गा रहा हूँ, मैं बचपन से गा रहा हूँ, आई एम अ सिंगर, आई एम ट्रेन्ड. ये क्यों आपसे पूछा जाता बार बार, और व्हाई डू यू थिंक दिस वाज अ डिस्कशन? लोग देखना नहीं चाहते कि एक गिटारिस्ट जो है वो सिंगर भी हो सकता है. वो ये नहीं देखना चाहते एक गिटारिस्ट जो है वो कंपोजर भी हो सकता है. वो ये नहीं देखना चाहते कि वो असल में उनका दिमाग मानता नहीं है इस चीज को कि ये सब कुछ कर रहा है. और वो सिर्फ आपको एक चीज में हाईलाइट कर देते हैं, गिटार प्लेयर है बस. म्यूजिशियंस भी यही करते हैं और जो देखने वाले हैं वो भी यही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई ब्रांड आइटम्स नहीं आया ना. ब्रांड आइटम्स या और जिस तरह के सिंगर्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे I स्टिंग mean है. like Ali Noor is quite a हाँ good, well accomplished guitar player. हाँ,
Ali Hamza also is a good guitar player. नहीं, स्पेशलिस्ट होना, I think Ali Noor can गिटारिस्ट तो really गिटारिस्ट play the होते हैं। guitar. Ali Noor अ, can be in a band गिटारिस्ट just on his basis of this guitar playing. गिटारिस्ट जो है ना, देखें, एक क्रिकेट देखते हैं आप, जी जी बिल्कुल, कौन नहीं देखता। एक नॉर्मल बॉलर होता है और एक स्पेशलिस्ट बॉलर होता है, शोएब अख्तर या वसीम अकरम टाइप का, हाँ ये तो पता होगा आपको। हाँ हाँ तो म्यूजिक में भी यही होता है। हाँ, बट आई एम सेइंग अली नूर 10 ओवर करा सकता है। मे बी ही इज नॉट अ वसीम अकरम, बट वो वनडे में हाँ 10 ओवर तो करा देगा। हाँ, 10 ओवर करा दे भले, लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं है। बट हमें एक फ्लिप स्पेशल मसला भी तो है ना सर पाकिस्तान में। अब जिस तरह यू संग ऑल योर लाइफ, आई मे बी बायस्ड हियर, आई डोंट थिंक सलमान अहमद कैन सिंग। ये मेरा ओपिनियन है। एंड आई लव जुनून ग्रोइंग अप, एंड पार्ट ऑफ मे बी इन माई हेड, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं एज अ फैन जब देख रहा था, आई वाज क्वाइट सैड व्हेन जुनून ब्रोक अप, एंड देन when Salman Ahmed was singing, I was like, why are you doing this? And then जल में भी कुछ मसले थे that Gauhar wanted to be the singer. तो एक ये भी तो एक नोशन है कि certain guitar players who वो can't sing, इसलिए है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ की आवाम जो है वो म्यूजिशियन को नहीं देखती, singer को वो देखती है। सिंगर को ज्यादा देख रही होती है। तो ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनको वो गाना गा देंगे तो ये लोग मान लेंगे कि हाँ ये सिंगर है। बट ये तो पूरी दुनिया में है ना। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर क्वीन है, सबको फ्रेडी मर्क्यूरी पता है। शायद जेम्स में शायद इतने लोगों को ना पता हो, बट डेविड में सॉरी, बट फ्रेडी मर्क्यूरी पता है सबको। तो ये तो पूरी दुनिया में है। एंड आई मे बी लेकिन इंटरनली ब्रायन मे का भी लोगों को पता है। अब पता है ना मे बी, बट अब कितने गिटार, मतलब आप पूरी जिस तरह मेटालिका है, देव चेंज्ड गिटारिस्ट राइट। कर्क हैमिट अ लॉट ऑफ पीपल नो, बट कर्क हैमिट की जगह जो आया था, जो आई थिंक मैक्सिकन टाइप कुछ क्रेजी जो बालों, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो हिज नेम। नहीं नहीं, कर्क हैमिट तो अपनी जगह पे है, वो बेसिस चेंज हुआ था उनका, वो जो मैक्सिकन टाइप का हाँ जो आप हाँ हाँ, कह रहे हैं वो बेसिस है उनका। सो मे बी अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो कर्क हैमिट। मेटालिका का तो आई थिंक ड्रमर ज्यादा फेमस है गिटार प्लेयर से। यार ये जो मेटल बैंड्स की जो फैन फॉलोइंग होती है ना, इन लोगों को पता होता है, क्योंकि इनकी मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंटेलेक्ट ज्यादा होती है, तो वो समझते हैं इन चीजों को। बट ऑल आई एम तो सेइंग जब भी इज कैन द बैंड डिसाइड कि यार देखिए सिंगर फेमस होगा होगा, वो तो आवाम पर है। बट एज अ बैंड इफ वी डिसाइड यार वीर इक्वल, हम इंटरनली इक्वल हैं, हमारे बजट्स इक्वल हैं, हम सब कट होंगे, तो इवन अगर अटेंशन देते हैं सिंगर को तो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए मे बी। अच्छा, फिर एक चीज आपने पूछी थी कि सिंगर क्यों नहीं रखा था, वो उसका आंसर मैं ये दे सकता हूँ कि सिंगर जो मेरे साथ गाएगा ना, उसको बहुत ज्यादा एक तो वर्सटाइल होना पड़ेगा। जैसे अभी आपने एल्बम में मैंने 2 गाने रिलीज किए हैं, एक है उसमें वन ऑफ देम, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि डेव मस्टेन टाइप के वोकल्स और वो सारी चीजें हैं, मेगाडेथ वाले, और एक गाना है पिया। तो मुझे ऐसा सिंगर बता दें आप कि ये दोनों चीजें एक तो गा ले और फिर और भी पॉप ट्यून्स हैं, तो मैं गाने को इस तरह लेता हूँ, अगर सिंगिंग करनी है कि वो ऐसा है जैसे कीबोर्ड में टोन्स होती है ना, कभी सैक्सोफोन है, कभी पियानो है, तो वो गाने में होता ही है कि आपको हर गाने की एक टोन होती है। या अगर आप वो कर सकते हैं तो अच्छा है। अब अभी नए 1-2 सिंगर्स आए, मुझे बड़े अच्छे लगे, मैंने उनको ऑफर भी किया, मैंने कहा तुम मेरे साथ करो, लेकिन नहीं करते। क्या करें आप? उनको बोला मैंने कि तुम करो, गाना भी भेजा, उन्होंने गा के भी भेजा, मैंने कहा सही गा रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही गा दो, नहीं गा रहे। क्यों? मतलब वो ये सोचते ही नहीं है कि 4-5 साल अगर आप लगा दें, आप किसी फेस्टिवल में खड़े होंगे, वो मतलब बिग पिक्चर नहीं देखते, वो शॉर्ट टर्म देखते हैं। अभी 25,000 कहाँ से आ रहे हैं, 30,000 कहाँ से आ रहे हैं, 50,000 कहाँ से आ रहे हैं। ओ ये है। भाई, ये इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता, इस तरह कोई आपका नाम नहीं बनेगा। तो आप जिस दिन मैंने सेशन प्लेइंग छोड़ी थी ना करनी, उस वक्त जो है मेरे बैंड का नाम बना, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। मुझे स्ट्रिंग्स वालों ने रखा था एक दफा, उसके बाद फिर दोबारा ऑफर किया था जब उनको पेप्सी से हुआ कि मुझे आ जाओ, तुम आके ज्वाइन कर लो, लेकिन मैंने कहा मैं क्या करूंगा स्ट्रिंग्स में यार, सारी जिंदगी में फराद अनवर स्ट्रिंग्स का गिटारिस्ट, और आपके जो अपनी आप जो क्रिएट करते हैं वो भी खत्म हो गया सारा। Yeah, I think a lot of people don't know Asad Ahmed and Amir Zaki from Vital Signs. They know from their own bands and stuff. हाँ, मुझे पता भी नहीं था आप स्ट्रिंग्स में थे। मुझे अभी किसी ने बोला कि ask him why he left strings. I was like, I didn't know he was in भाई strings and I followed it quite closely. स्ट्रिंग्स में तो मैंने इनकी जब दूर एल्बम आई थी उसमें ही बजाया था, मैं गिटार सोलो मैंने बजाया हुआ है। हाँ, वो तो I mean Bilal is not the greatest guitar player to say the least. हाँ, And I think आप अनजाने की वीडियो में भी हैं शायद, या किसी एक में लाइव वीडियो में। नहीं नहीं, वो बहुत पुराना वीडियो है,
वो 90s में हुआ था, पेप्सी टॉप द पॉप्स एक शो आता था, तो उसके अंदर हमने एक गाना किया था आंखें चुरा के, जो बाद में उन्होंने दूर में किया था, उसका टेक्नो वर्जन डाला था। मेरे हिसाब से तो वो वर्जन ज्यादा अच्छा था जो पहले हम लोगों ने किया था, लेकिन ये कि So these maybe अगर आप कह रहे हैं कि रेंज उसमें ज्यादा है, you can do it multiple singers. I think a lot of people, जिस तरह Santana does an album, हर गाना कोई नया सिंगर गा रहा होता है, 10 सिंगर्स होते हैं, maybe an album असल like में वो that would work. सिंगर का ये भी है कि वो वाले इमोशंस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, जो आपको चाहिए गाने के अंदर। वो जब भी दे पाएगा जब उसने वो सारा म्यूजिक सुना हुआ होगा। जैसे अगर फॉरेनर बैंड है, उन्होंने अभी सिंगर रखा है, तो उन्होंने उसको देखा ना कि उसकी बैंड के क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं उस सिंगर के, फिर उन्होंने बैंड में उसको रखा ना। एक अगर आप लाइन ही, जैसे अगर एक कोई तुम समझो कि एक कोई 80s का बैलेड है, रॉक बैलेड, उसमें कर्ट कोबेन गा दे, कैसा लगेगा? या आई थिंक हर म्यूजिक का अपना जॉनर भी होता है. किसी ने भी पूछा था मतलब कि एक लाइन अगर आपने चेंज कर दी ना, तो वो गाना पूरा चेंज हो जाता है। आपको ऑथेंटिक वही साउंड चाहिए, वही सिंगर चाहिए जो वो गा पाए। यहाँ पे सिंगर्स मिल जाते हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए कि जैसे आपने ड्रामे का गाना करना है, ये करना है, वो करना है, उनके लिए उसकी आवाज सुटेबल होती है। तुम टोन्स ही देख लो ना यार बाहर, स्टीव पेरी की टोन सुनो, डेविड गिलमोर की वोकल टोन सुनो, तुम और लोगों की वोकल टोन सुनो। यहाँ पे ईस्ट में देखो, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, डिफरेंट टोन्स। लोग सुनना ये चाहते हैं यहाँ पे। वहां पे लोग जो है वो डिफरेंट टोन सुनना चाहते हैं, यहाँ पे लोग भारी आवाज सुनना चाहते हैं, भा करके आ रही हो। वहां पे लोग जो है वो हाई पिच टोन ज्यादा पसंद करते हैं, जो जितने मेटल और रॉक बैंड्स हैं। But I think now we live in the age of the internet. Everybody finds their own audience. I think अगर आप अच्छा काम करें and you put it up. Somebody even हाँ, asked कि आप Dusk, I'm hoping fans at least know of. Somebody said कि how did you collaborate with Babar Sheikh, since you two are polar opposites in terms of your musical talents, let's say. Not talents, I mean he's also very talented, but he can't play a lot of instruments, whereas your forte, I would say, is instrument playing. So how did that collaboration work? बाबर जो है, जब मेरी मुलाकात हुई थी तो ये इसका बैंड था डस्क, और इसमें कुछ गाने किए थे, वो इमू ने शायद सीक्वेंस किए थे गाने। तो मैंने कहा यार मैं भी फुल मेटल चैनल करता हूँ, मैं ये काफी इम्प्रूव कर सकता हूँ उसकी साउंड। तो मैंने ड्रम सीक्वेंस किया था, तो वो काफी अच्छा पहली एल्बम के अंदर निकला, सारा चक्कर। और बाबर को मैंने अपनी चीजें सुनाई, मैंने उस जमाने में इंस्ट्रूमेंटल किए थे, वही इंस्ट्रूमेंटल मैंने बर्कली भी भेजा था जिसपे मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। तो वो ट्रैक फिर हमने बाद में डस्ट के लिए भी यूज किया। तो वो उसमें था ये कि मैं म्यूजिक सारा बनाता था, सारी चीजें बनाता था, और बेसिकली बाबर उसमें वर्ड्स लिखता था और उसको गाता था। तो वो दोनों का एक केमिस्ट्री थी। लेकिन जब वो चेक वाला टूर हुआ, उस पर कुछ चीजें हुई, उसके बाद फिर वो एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने इसको फोन किया है, तो इसने कहा कि जी मैं घर पे नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, बाद में मिल लेंगे। तो मैं घर आया हूँ, तो मैंने पोस्ट देखी, वो तो मेरे बैंड से ही निकाल दिया उसने। सर ये एक ट्रेंड दिख रहा है मुझे. और वहां पे चेक में जो है वो इतना अच्छा रहा, मेरे पास इतने सारे फैंस आते थे और वो पागल हुए थे मेरी गिटार प्लेइंग में। मेरे ख्याल में हम लोग कोई 10 दिन के अंदर वहां पे मशहूर होना शुरू हो गए थे। मे बी हम लोग नेक्स्ट टूर करते तो हम लोग कोई बहुत उससे भी बड़ा शायद कुछ कर पाते वहां पे। This is what I meant. I didn't mean कि आप मतलब टिकट ना भी हो. I literally think कि असल में आप बात ये होती है कि अगर देखो उसका बैंड है और मैं उसमें काम कर रहा हूँ और बंदा उसमें वो हाईलाइट हो रहा है, तो वो फिर जाहिर सी बात है, यहाँ पे सारा मसला यार बस इनसिक्योरिटीज का है और कुछ भी नहीं है। बट मैं यही आपको सर कह रहा था कि लिटरली क्लब्स, स्ट्रीट कॉर्नर्स की जिस तरह आपने बात की, आप कहीं भी दुनिया में पहुंच जाएं, अब तो खैर कोरोना आ गया है, यू विल बी ग्रेट. जिस तरह आई थिंक आप अभी ह्यूस्टन में भी थे 2018 में, हाँ, एंड आपने किसी हाँ, क्लब में जाके बजाया था. लिटरली यू वुड बी लाइक वर्शिप, दैट क्लब वुड बी नोन फॉर यू कि हाँ फराज मैं अहमद. वहां पे अननोन हूँ। वहां पे जब मैं जाता था ना, मैं अननोन एक आदमी था। लेकिन जब मैं स्टेज पे जाता था ना, तो ऑडियंस जो है ना बिल्कुल खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस जो है ना वहां पे हो जाती थी कि ये बंदा जो है ये अलग है। और अगर मैं ऐसी जगह पे रह रहा होता और म्यूजिक करता रहता, एक बैंड बना लेता, तो ये सारी चीजें बड़ी आसान थी, क्योंकि वहां पे कम्युनिकेट करना ज्यादा मुझे आसान लगता है। म्यूजिकली जो है वो लोग, उन्होंने सब कुछ सुना हुआ है और उनको वो बहुत पसंद करते हैं आपको, मतलब वो बहुत प्यार दिया उन्होंने वहां पे मुझे। It's so beautifully put. It's almost like कि पाकिस्तान में you're speaking a language nobody understands.
कि जिस तरह आपको उठा के चाइना में डाल दें और आप उर्दू बोल रहे हैं और सब चाइनीज बोल रहे हैं एंड यूर लाइक यार मुझे नहीं किसी की समझ में आती है, किसी को मेरी नहीं समझ में आती, मैं पागल हूँ। आई थिंक पाकिस्तान में यूर लाइक अ पर्सन स्पीकिंग कोरियन एंड ऑल ऑफ अस आर लाइक ये कौन सी जबान बोल रहा है भाई। मैंने एक यहाँ पे भी वैसे बात वक्त होता है और मैं बड़ा हैरान होता था ये देख के, कुछ लोग, बात लोग अंडरस्टैंड करते हैं वो फ्रीक्वेंसी जो आप चैनल कर रहे होते हैं ना, वो उसको लेते हैं उस तरह। एक वर्कशॉप हो रही थी जब ये कराची फेस्टिवल हो रहा था, आईएम फेस्टिवल होता था ना, जी जी, तो उसमें मैंने एक जगह ऑटो मैडनेस बजाया एक डिस्कशन में। तो एक मेरे पास कोई सिंधी आया, वो शलवार कमीज पहना हुआ था, वो मेरा सर आपने क्या बजाया है, कह रहा है ये तो मतलब आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिला हुआ है या ये मिला हुआ है वो मिला हुआ है। मैं हैरान हो गया उसको देख के। मैंने कहा ये तो सारी जिंदगी इसने दिला यही तीर म्यूजिक बजा सुना सुना होगा। होगा। हाँ हाँ, लेकिन ये कैसे कह रहा है ये बात, उसको तो मुझे, इसको तो चाहिए मुझे थप्पड़ मारे ये, तो भाई तू क्या शोर मचा रहा है यहाँ पे। But I think लेकिन आपने वो वो जो बात की ना, feel if you can listen and feel, हाँ and I think हम यहाँ सुनते भी नहीं है, right? हमारे लिए म्यूजिक इज बैकग्राउंड के एलिवेटर में बज रहा है। If you just sit and even like अगर कोई नया इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने नहीं सुना, I grew up listening to rock, but अगर हिप हॉप है, I never listened to hip hop growing, never. पर फिर मैं जब अमेरिका गया, मैंने कुछ बैठ के सुना, I grew an appreciation for it. I was like, और oh, फिर ये I तुमने see. अमेरिका में एक चीज और देखी होगी कि वहां पे जो मॉल्स में गाने लगे हुए होते हैं, मैं इतना एंजॉय करता था। कभी ग्रोसरी खरीद रहे हैं तो वहां पे जर्नी का गाना चल रहा है, कभी कैनी रॉजर्स का गाना लगा हुआ है, कभी आप रेडियो खोलें तो वहां पे इतना अच्छा म्यूजिक आ रहा होता था, और यहाँ पे आप रेडियो खोलें तो कंजर म्यूजिक आ रहा होता है। आजकल बड़ा खतरनाक लफ्ज है ये, कंजर पे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल। बस यार That's I just one I've taken a lot of your time, but 3-4 लोगों ने मुझसे पूछा कि कितनी सदियों किस तरह आपने लिखा, क्या आपका थॉट प्रोसेस था, तो I just want that कितनी question. सदियां, मैंने बेसिकली एल्बम में गाना नहीं रख रहा था, इवन के इजहार और कितनी सदियां मुझे खालिद, जो बेसिस नहीं है, हाँ खालिद बिल्कुल, मुस्तफा जो है, उसने yeah, मुझसे Aro कहा he कि also, I mean हाँ one of the best bassists ever in Pakistan. हाँ, तो खालिद ने मुझसे कहा कि यार ये गाना जो है ना मुझे लगता है कि तुम्हें रखना चाहिए। मैंने कहा अच्छा चलो यार रखते हैं इसको। फिर कंप्लीट किया उस गाने को। फिर मुझे याद पड़ता है कोई रेडियो स्टेशन था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यहाँ हसन स्क्वायर पे उनका ऑफिस है, 100 था या 101 था, ऐसी कुछ था। तो वहां पे हमने फर्स्ट टाइम उन्होंने इंटरव्यू किया, और उस वक्त गाने का वीडियो भी नहीं आया, तो हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च वहां से किया वो गाना। और जैसे ही वो गाना चला है, धड़ाधड़ जो है ना लोगों के फोन आने शुरू हो गए उनको। तो उस रेडियो चैनल ने मुझसे कहा कि ये गाना तुम्हारा हिट है। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं यार, आज तक तो हिट नहीं हुआ कोई, अब देख लेते हैं कि ये क्या। लेकिन वो गाना आया तो वो काफी लोगों को पसंद आया और काफी मशहूर हो गया। I think वो आपका पहला वीडियो था which was not like I think मेरी तरह या आग या पंछी, maybe मिज़राब से यार एसोसिएट नहीं वीडियोस होती। वीडियोस में हमारे पास कभी पैसे ही नहीं होते थे। But what I'm saying is for the video watching public who's not listening to the album, उनके लिए मिज़राब was shredding guitar, ठीक है, मेरी तरह heavy, punchy, what a guitar solo. And then we heard कितनी सदियां, I'm like wait, ये क्या है? ये मिज़राब ही है, ये मिज़मार तो नहीं है, इन्होंने मिसस्पेल तो नहीं कर दिया, जो भी उस टाइम काफी लोग ये गलती करते थे, मिज़मार है नहीं मिज़राब है। तो हाँ ये मे बहुत बी होता था। वो इसलिए होता था क्योंकि मैंने जब मिज़राब रखा था तो मिज़राब की स्पेलिंग थी MIZRAB, वैसे जो स्पेलिंग है, तो उसमें मैंने डबल ए लगा दिया। अब इन्होंने क्या किया, वो मिज़मार रखा, मिज़मार में भी सिंगल ए आता, उन्होंने डबल ए लगा दिया। अब वो नाम ही इतने मतलब कोई और ही नाम। मिज़मार बेचारा वैसे इतना फेमस नहीं हुआ था। Did the मिज़मार vocalist join कारवान eventually? नहीं 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 नहीं, वो वो कोई और लगता है तंसीर की तरह गाता है, लेकिन अलग है। उसके भी अभी मैंने 2 गाने किए हैं। वो दानियाल आजकल सोलो शुरू किया, उसके 1-2 गाने बड़े अच्छे बनाए हैं मैंने। मतलब उसको मैंने जरा रखा है कि तरह ही डिफरेंट साउंड करे, जो पहले उसने गाने किए थे। There's so many musicians वैसे उस टाइम के, अगर हम, आपने भी वो उनका जिक्र किया कारवान के जो वोकलिस्ट थे, so good and even like कारवान मेरा as a बचपन live का unit, दोस्त है, वो भी बचपन का दोस्त है। जो मेरा पहला बैंड था वो उसके साथ था, मैं तंसीर के साथ। and Tansir, Asad and was समीर Irfan playing the drums, Samir was the bass and कैसर so बजाता था, oof एलन भी बजाता था। what a live unit. I think live Karwan was amazing. Like I think people don't
एक हमारी जो अगली जनरेशन है, they didn't grow up listening to all these bands live, so maybe they don't have a good understanding. Even though कारवान ने भी कश्मीर कॉपी पेस्ट कर दिया था, क्या कर सकते हैं। वैसे वो जो रिफ है ना उसकी, वो बड़ी कॉमन रिफ है। वो I think अक्सर they तुम्हें also, I think Asad also credited it. वो वाइट स्नेक में भी तुम्हें मिलेगा वो वाली उस तरह की रिफ। और तुम्हें एक और कौन सा गाना था, मैट्रिक्स देखी है? हाँ। मैट्रिक्स में भी वो रेज अगेंस्ट द मशीन का एक गाना था, जब वो फर्स्ट पार्ट एंड होता है तो उसमें वो चलता है टाना टाना, इस तरह चल रहा होता है ना, वो बिल्कुल वही टाइमिंग है जो कश्मीर की है। But I think Asad also credited it. एल्बम की अगर आप स्लीव में देखें तो बता कर कि यार मैं यहाँ से यार देखो, ये इस तरह का तो चलो कोई पार्ट मिल गया, एक छोटा मोटा मिल गया, यहाँ पे तो मसला ही है पूरा पूरा गाना बिल्कुल वैसे ही है। बेचारे आतिफ असलम ने कोशिश की कोरिया से छापूं किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मतलब ये जिस तरह की तुम बात कर रहे हो ना कि जैसे वो रिफ मिल रही है उसकी, तो इस तरह अगर मैं ड्रीम थिएटर सुनता हूँ ना तो मुझे कैंसस के कुछ पार्ट्स बिल्कुल वैसे मिलते हैं ड्रीम थिएटर के अंदर, अगर हम बाहर के बैंड्स को भी देखें। आई थिंक ड्रीम थिएटर में तो ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा ना कि कहाँ से क्या 6 चीजें छाप के साथ मैं चला तो दें। म्यूजिशियन हूँ ना, मैं तो म्यूजिशियन आपको हूँ ना, पता चल जाता होगा। हाँ मुझे पता होता है कि ये पार्ट जो है ये इन्होंने वहां से इंस्पायर हुआ ये पार्ट है, इन्होंने अपने पास रखा है। आपने सिर्फ बता तो दिया कितनी सदियां एल्बम पे कैसे आया, बट आपने बताया नहीं कि लिखा कैसे आपने। मैंने नहीं लिखा, मैं कभी भी गाने नहीं लिखता। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, अदनान अहमद, वो लिखता है मेरे जो गाने हैं ना, ज्यादातर जो गाने हैं, और बहुत ही अच्छा लिखता है। एक तो वो जो है वो और बैंड्स के भी उसने लिखे हैं, आरओ के लिए भी लिखे हैं, कारवान का भी शायद एक आध गाना कोई लिखा है। वो असल में बड़े आराम से लिखता है, जैसे साबिर जफर है ना, उनके साथ भी मैंने काम किया है, या और भी शायर होते हैं, तो वो फौरन फौरन लिख रहे होते हैं ना, तो वो कोई भी काम इस तरह नहीं होता, मतलब आपको टाइम लगाना पड़ता है, आप हफ्ता लगाएंगे, आराम से लिखेंगे, जो कितनी वर्ड समझ में सदियां नहीं लगी आते। इस गाने में लिखने में। उसमें मेरे ख्याल में लिख दिया था जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाया था, मतलब 2-3 दिन या हफ्ता मेरे ख्याल में मैक्सिमम। लेकिन बहुत अच्छा राइटर है उसने, मतलब उजालों में उसने लिखा है बिल्कुल ही अलग गाना, कितनी सदियां, उसके बाद मेरी तरह भी उसने लिखा है। मैं हर गाने का कॉन्सेप्ट बताया था उसको कि यार देखो मैं ये इसमें बात बताना चाह रहा हूँ, एक वन लाइनर उसको देता था, उसको बोलता था यार अब तुम इसके अराउंड जो है ना लिखना शुरू करो, इस फील में आ जाओ और लिखो। एंड you'd give him the music as well कि यार ये। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा बहुत गा लेता था, बेसुरा गाता है, लेकिन उसको जो है ना उसकी वर्ड्स की जो डिविजनिंग है ना वो सही पता है। तो लाइक आपका प्रोसेस है कि मेलोडी आपकी होती है, गाना बनता है, एंड देन ही जस्ट पुट्स द वर्ड्स ऑन इट। हाँ, मैं ऐसे में 2 तरीके से काम करता हूँ जहाँ तक गानों का ताल्लुक है, वो ये कि बाज़ दफ़ा कोई जैसे कमर्शियल काम है या कोई जिंगल है या कोई ड्रामे का गाना है, उसमें होता ये है कि आपको लिरिक्स जो है वो पहले दे दी जाते हैं अप्रूव हो गया कि यार ये है और उस पे बनाना है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि उस पे आप मेलोडी बना रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि म्यूजिक मेरा जैसे अपना है, उसमें म्यूजिक मेलोडी पहले बनी हुई होती है और फिर वर्ड्स हम बाद में लिखते हैं। And just one last question. Somebody also asked about the equipment. I know you prefer Jackson guitars, but somebody was also like processors और बाकी आप अगर recommend करेंगे या बताएंगे लोगों को कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। यार मेरे पास एक गरीब सा वी एम्प है जो 15,000 रुपए का मैंने लिया था, बहुत टाइम से मैंने मिज़राब की एल्बम भी उस पे रिकॉर्ड की थी, बहुत टाइम तक वही चलता रहा। एक जैक्सन गिटार मेरे पास था जो टूट इंसान गया। के वीडियो में जल गया, हाँ। इंसान के वीडियो में जल गया था वो। फिर वो मैंने एक ऑर्डर किया जैक्सन BKMG, तो वो आ गया, फिर वो बहुत टाइम मैंने बजाया। तो अभी मेरे फैन ने मुझे कोई 2014 में या 2013 में जो पुराना गिटार था वो दोबारा मुझे गिफ्ट किया, जो कि फ्यूजन प्रो नाम है उस मॉडल का। Nice. वो 91 से 93 या 92 तक बने थे, अनलिमिटेड एडिशन है। सर और ऐसे भी तो वो फैंस हैं, कुछ फैंस हैं अच्छे। हैं, बिल्कुल हैं यार, मैं उनको बड़ा वो करता हूँ, जो उन्होंने किया है मेरे लिए वो बहुत ज्यादा है। So I mean, sir, I hope that things get better, and if things don't get better, you get better. I hope you realize कि एक पूरी generation है. Like we grew up listening to you. We love what you do. You spoke about a lot of our experiences growing up. वो जो teenage angst rock music में हमने निकाली headbutt कर करके, and you played a huge role. So everything that you do, more power to you. You have our support. जब भी आपको जो भी चाहिए हो, I'm good at with social media. अगर social media पे आपको कभी भी कुछ help चाहिए,
प्लीज। सोशल मीडिया पे यार बिल्कुल हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मैं 2002 में मुझे ये नहीं पता था कि सर्च बार में कहाँ लिखते हैं कि अगर आपको ईमेल खोलना हो तो आप किस तरह से चेक करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक दिन जब मैंने जब पहला कंप्यूटर खरीदा तो मेरे बॉक्सेस के अंदर कमरे में पड़ा था और मुझे पता नहीं था ये क्या चीज़ है, मतलब माउस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो मैंने वहां से सारा करना सीखा, सॉफ्टवेयर चलाए, ये सारी चीजें की। तो एक अलग ही कहानी है वो। यस तो एंड आप लोगों की हेल्प इसलिए चाहिए क्योंकि अब जाके कहीं मैं इसको थोड़ा बहुत समझाऊं सोशल मीडिया को, और अपना मैंने डिस्ट्रोकिट पे साइन भी हुआ हूँ और ये सारी चीजें अब मैं डिजिटली रिलीज कर रहा हूँ। तो ये भी एक म्यूजिशियन के लिए, आजकल के म्यूजिशियन के लिए जरूरी है कि इसको सारी चीजें ये पता हो। लेकिन अभी जो मुझे नहीं पता वो ये नहीं पता कि ये लोग वीलॉग कर रहे होते हैं और ब्लॉगर्स हैं और ये कोई है, कोई जरूरत नहीं है तो आपको, आप फिर अपना वो म्यूजिक उसमें। करें बिकॉज यू आर सो गुड एट व्हाट यू डू योर हम्म म्यूजिक। आपको जब कोई हेल्प चाहिए हो कि यार अच्छा कब रिलीज करना है, क्या करना है, फॉर एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग, फॉलो फराज अनवर ऑन यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह है ना सर आप। हाँ बिल्कुल है। हाँ, हर जगह फॉलो करें। आई थिंक वैसे आई नो लोग को लगता है सिर्फ क्रिंज है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड टिकटॉक एज वेल। आई आप वो टिकटॉक का क्रिंज दूर करें, लेकिन इफ यू जस्ट पुट टिकटॉक में लाइक, होता क्या है, मुझे तो मैंने नाम सुना है, मुझे नहीं पता। सो लोग इट्स उसमें जस्ट अक्सर लाइक, डांस कर रहे होते हैं, मैंने देखा है। इट्स लाइक एन ऐप राइट। आप यूट्यूब पे अगर मैं सर्च करूं इंडियन डांसेस तो आ जाएंगे, बट हम्म बिकॉज टिकटॉक जरा अवामी ज्यादा है, लाइक हम्म यू नो लाइक रिक्शा ड्राइवर्स टिकटॉक पर हैं, नान वाले टिकटॉक पर हैं। तो एक जो हम्म इलीटिस्ट क्लास है ना, इनको लगता है कि ये सिर्फ क्रिंज है या ये गरीबों के लिए या एक सर्टेन तबके के लिए, तो उन्होंने एक क्लासिस्ट उसका क्रिटिसिज्म बना दिया है। बट इट्स लाइक मेरा तो ऐप। फाइवर पे इतना मसला बनाती है, जब मैं उस पे जाऊंगा तो बोलेंगे ये पता नहीं पागल हो गया नहीं नहीं, आई genuinely think I think TikTok will be great for you because I also feel like आजकल के बच्चों को पता नहीं है आप कौन है, so if they're just हम्म swiping through the app and they see you हम्म playing the guitar, they'll just pause, be like ये क्या है, how is ये पाकिस्तानी है, ये कौन है। I think TikTok हम्म will be good for you. So for people who are listening, please subscribe and Fiverr पे जाके 5 stars दें सब लोग। रेटिंग्स तो बढ़ा चल दें if nothing else। हाँ हाँ थैंक यू सो मच सर। कुछ आप आवाम थैंक को। यू फॉर हैविंग। नो नो बड़ा एनी मजा टाइम। आया आपसे बात करके। हमने तकरीबन हर टॉपिक पे बात कर ली। खैर बातें तो बहुत हैं, क्योंकि 93 से भी 94 से भी अगर मैं लगाता हूँ तो इतनी बातें हैं कि वो शायद 1 घंटे में या एक इंटरव्यू में शायद ना हो पाए। आप इसके लिए बुक जब ही लिखी जा सकती है। आप जब वापस आना चाहें, लिटरली एनी टाइम। एंड आई होप के I like this podcast is very heavy on mental health as well, और मैं भी mental health पे बहुत बातें करता हूँ, तो I hope कि you know sometimes जब criticism आता है ना, वो आपके जल्दी अंदर चला जाता है। 1000 लोग तारीफ कर रहे हो ना और एक बंदा आके बोले कि यार फराज वो कॉर्ड गलत थी, you'll be like कौन सी क्या, you're just thinking about that, you're not thinking 10,000 लोग तालियां बजा रहे थे, you're like यार इस एक आदमी ने ये क्यों बोला। So भाई especially with मैं online। अभी जी स्टीव वाई का भी लाइव देख रहा था, मैं स्टीव वाई भी आया हुआ था शायद यूट्यूब पे कहीं पे, तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, नीचे कमेंट्स जा रहे थे उसके। तो एक बंदे ने स्टीव वाई को कह दिया कि ड्रीम थिएटर का गाना बजा के सुनाओ। मतलब ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसके साथ वो क्या बात कर रहा है। आई थिंक अभी मैं आपका भी एक इंटरव्यू मतलब सुन जॉन पेट्रूची जो है वो स्टीव वाई और सट्रियानी, स्टीव मॉर्स, इन प्लेयर्स को देख के उसकी प्लेइंग में नजर आता है, और वो स्टीव वाई को कह रहा है ये बात। Steve, actually, यार I मतलब Steve Vai might be my favorite. I mean, Hendrix is Hendrix, but हम्म, I used to love Satriani growing up, but I was also like, okay, maybe Steve Vai की feel ज़्यादा है। मैं तो अभी मुझे लगता है तुम्हें फिर प्रोग्रेसिव म्यूजिक अच्छा लगता है, क्योंकि स्टीव वाई तो सारा प्रोग्रेसिव है। हाँ, I used to listen to a lot of it, and then I just completely got out of it. फिर मैंने बिल्कुल नहीं, and recently अभी स्पेशली क्वारंटीन में मैंने अपने सारे पुराने रॉक एल्बम आते थे कि मैं क्यों नहीं सुनता अब। पर मैं अभी आपका इंटरव्यू आपसे ये मैंने भी आपसे निकाले। बात की। मैं हाँ, भी जो पुराने नहीं सुने हुए ना जिन बैंड्स के, वो मैं आजकल यूट्यूब पे सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है। and if you listen to them at different parts of your life, they are like the songs are the same, but because you are different they feel different. हम्म तो अभी मैं आपने जिस तरह भी जिक्र किया, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था कि आई डोंट वांट टू रिपीट थिंग्स दैट यू ऑलरेडी सेड, एंड आप किसी हम्म रेडियो के लिए इंटरव्यू कर रहे थे अमेरिका में भी, एंड कॉन्स्टेंटली द हम्म होस्ट वाज लाइक मेरे लोग बजा दें मेरे, यार ये मेरा गाना भी नहीं है, ये मुझे क्यों बोल रहे, एंड लाइक हाँ, लिटरली इसको 15 दफा समझ लाइक मेरे, एंड इवेंचुअली लाइक ये ले बजा देता हूं, एंड देन यू प्लेड लाइक अ कपल ऑफ कॉर्ड्स एंड देन यू जस्ट वर लाइक
randomly improvising, you're like सुन लो भाई तुम लोग. वो बेसिकली वो कोई अरेंज सोलो तो था नहीं ना, वो तो रैंडम इम्प्रोवाइजेशन थी, उसके करीब करीब थे. हाँ मैं कर सकता हूँ वो चीजें. अब वो लोग समझते हैं कि शायद वो या तो अरेंज सोलो है तो मुझे एग्जैक्टली याद होगा कि एक एक नोट की कैसा बजा हुआ था, ये क्या बजा हुआ था. वो मुझे याद कहाँ रहता है, इतने गाने बजाए मैं यार. Thank you so much, sir, for joining us. Again, any help you need, and people, if you want to reach out, please. If you want to make videos, you want to promote him, do whatever. Yeah, let's all get जब together. एल्बम रिलीज होगी 5 जून को, तो फिर उसको प्रमोट कर दिएगा जिस तरह भी हो सके, शेयर करवा दें उसको या किसी तरह. मैं आपसे अभी हम ऑफलाइन थोड़ी बात करते हैं. Any like I'll make like a strategy. Let's do this. ठीक है. चलें ठीक sir. है. Thank you so much for joining us. ओके. Take care. खुदा Allah हाफिज. Hafiz.